की कमानो का This meeting is ऐसा being वीर recorded. महावीर मेरा वर्धमान है, ऐसा वीर महावीर मेरा वर्धमान है। जय जिनेन्द्र। जी प्रभु जी, धन्यवाद में मंगलाचरण करने के लिए और सत्र का प्रारंभ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले महावीर भगवान जी और जितने भी हमारे मार्गदर्शक और गुरु हैं उन सबको प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मंच द्वारा प्रदान किए मंच को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवन में जो भी है ग्रेटिट्यूड पे करते हुए आगे बढ़ना है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए, जिससे कि हम बहुत आसानी से एक दूसरे से बात करें। जब भी हमारा टर्न आएगा तो हम लोग म्यूट कर सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से। आपका मित्र दीपक गर्ग CLPL और JSS टीम की ओर से मैं आपके साथ हूं और हम आपके आने वाले 4 सत्रों में आपके साथ रहने वाले हैं और हम मिलकर विचारधाराओं जी सभी को म्यूट कर दीजिए। आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, आप सभी अपना वीडियो अवश्य ऑन कीजिए। कारण है कि अगर हम भी अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसी सामंजस्य बहुत आवश्यक है। सभी अपना वीडियो ऑन अवश्य कीजिए, जिससे हम एक दूसरे की बातें आसानी से समझ सकें, बॉडी लैंग्वेज समझ सकें और एक दूसरे को भी समझ सकें। तो हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक कमल डाबावाला जी भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, हम जब भी आगे बढ़ेंगे जब सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। ये एक बेसिक डिसिप्लिन में आता है किसी भी कार्यक्रम में। अगर सभी लोग किसी कार्यक्रम में मुंह ढक कर जाए तो सबको ना एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि ये कौन है ना, ये कौन आया है जिसने मुंह ढका हुआ है ना। तो अगर इस तरीके से हम लोग वीडियो ऑफ करते हैं तो सभी को क्यूरियोसिटी होगी कि कौन व्यक्ति है, कौन मित्र है, वहां कौन बैठा हुआ है, पता नहीं पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई मित्र आराम से ऑन करके सो गया हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको जगा के रखना और जितने भी बातें हम या विचार विमर्श कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले, उसका लाभ सभी को मिले। और ये 2 वे कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ 1 वे नहीं है कि इधर से जाएगा। ये 2 वे कम्युनिकेशन है। जब हम आपस में मिलकर वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, जब भी बहुत सकारात्मक सोच के साथ हम लोगों को फायदा होने वाला है। तो JSS जैन शिक्षा समृद्धि का विजन फिर से हम आपके सामने लाना चाहते हैं। जैन शिक्षा समृद्धि का विजन और पर्पज है कि आने वाले समाज को बदलना है, आने वाले समाज को चरित्रवान बनाना है और सकारात्मक सोच के साथ बच्चों के अंदर जो रचनात्मकता है उसे बाहर निकाल कर लाना है। तो जितना ज्यादा रचनात्मक क्रिएटिव बच्चे उतना ज्यादा हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे, इनोवेशन में आगे बढ़ेंगे, इन्वेंशंस में आगे बढ़ेंगे। हमारे समाज से वैज्ञानिक, हमारे समाज से व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन, हमारे समाज से बहुत ज्यादा प्रबुद्ध लोग ज्यादा निकलना शुरू होंगे। ये विजन और सोच के साथ जैन शिक्षा समृद्धि आगे बढ़ रही है। तो हम फिर से आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए। दिव्या जैन जी, नीता जैन जी, अनिली जैन जी, कृति साहू जी, अपेक्षा जी, कृपया आप अपना वीडियो अवश्य ऑन करिए। समय हमारे पास उतना ही है सुनिश्चित। हम जितना समय अपना बचा पाएंगे उतना ज्यादा हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर बारिश हो और हम लोग घर से ना निकले, उसका आनंद उठा सकते हैं। अगर ऊपर से बरसात हो जाए किसी बहुत अमूल्य चीज की, कोई कटोरी लेकर जा रहा है, कोई गिलास, कोई ड्रम लेकर जा रहा है, कोई बाल्टी लेकर जा रहा है, आपको पता है कौन ज्यादा लेकर आएगा। और कुछ लोग बहुत समझदार भी हो सकते हैं कि वो कटोरी, बाल्टी, ड्रम उल्टा करके रख दें। वो कितना लेकर कितना प्राप्त करके आएंगे, आप सभी समझदार है, समझ सकते हैं। तो कृपया अपनी कटोरी, अपना ड्रम, बाल्टी का मुंह खोल के रखिए, जब भी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, है ना। पात्रता जिसको कहते हैं, हम सभी लोग प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, शिक्षक वर्ग हैं और सभी बहुत अच्छी सोच के साथ बच्चों का जीवन बदलने में आप लोग कार्य कर रहे हैं। आप सब, ये गर्व की बात है। शिक्षक होना सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि वो कारण है समाज को बदलने वाले शिक्षक हैं, समाज की विचारधारा को बदलने वाले शिक्षक हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाले शिक्षक हैं।
एक पूरे साम्राज्य का निर्माण करने वाला एक ही शिक्षक है ना, उसने पूरा साम्राज्य बदल दिया। जी आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आकाश जी आपने हैंड रेज किया है? चलिए धन्यवाद। तो सभी लोग कृपया करके वीडियो ऑन अवश्य कीजिएगा। आनंद आएगा, एक दूसरे की बातें समझने में बहुत आनंद आएगा, एक दूसरे को समझने में अच्छा लगेगा। और ये एक बेसिक डिसिप्लिन भी है कि हम लोग अपनी वीडियोस ऑन रखें। हम बार बार बोलते रहेंगे, बार बार टोकते रहेंगे, आप सभी को व्यवधान होगा, इसलिए आप अपने मित्रों से अवश्य कहिए कि वीडियो ऑन कर रखें। सभी लोग उनको मैसेज कीजिए जो वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं कि आप वीडियो ऑन कीजिए। आप सभी उनको मैसेज कीजिए पर्सनल चैट बॉक्स पर कि आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। अंजलि जी, अपेक्षा जी, सभी लोग अपना वीडियो अवश्य ऑन करें। ठीक है, चलिए स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा इस सुंदर मंच पर। और आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्य निर्धारण, हम बात करने वाले हैं अनुशासन की, हम बात करने वाले हैं सफलता प्राप्ति, हम बात करने वाले हैं संकल्प से कैसे हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि हमने कुछ वीडियोस आपके साथ साझा की हैं, जिन वीडियोस के आधार पर हमने देखा, समझा, समझने की कोशिश की कि एक्चुअली हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उसके अंदर कुछ समराइज किया गया है वीडियोस में, किस तरीके से लक्ष्य निर्धारण इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, किस तरीके से संकल्प लेकर कार्य करना, जैसे कि निष्ठा के साथ काम करना, यानी कि हमारा किस तरीके से अनुशासन में रहना आवश्यक है। अगर अनुशासन बात है, कृपया आप सब लोग, अगर हम अनुशासन में रहते हुए चलते हैं तो हमारे को कितने लाभ होने वाले हैं वो हम आज बात करने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा जो टॉपिक का निष्कर्ष है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, समराइज कि हम लोगों ने क्या सीखा और क्या हम लोग लेकर जाने वाले हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? क्लियर आ रही है? थम्स अप करके बता सकते हैं। जी दीपक जी, वॉइस क्लियर आ रही है? प्रीति जी, यस और नो? चलिए, तो अभी हम लोग आपके साथ साझा करते हैं ये प्रेजेंटेशन, देन उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। यस जी, लक्ष्य निर्धारण एवं प्राप्ति, अनुशासन, संकल्प और निष्ठा से सफलता। लक्ष्य क्या होता है, हम लक्ष्य से क्या समझते हैं? सभी लोग, बहुत सुंदर एक हमारे पास टूल है चैट बॉक्स, आप सभी लोग उस चैट बॉक्स का प्रयोग अवश्य कीजिए। चैट बॉक्स में लिखिए कि लक्ष्य, गोल, एम होता है। आप सभी लोग ऐसे बताना। जी आप क्या सबको म्यूट कर सकते हैं? सभी को म्यूट कर दीजिए और आपको बस अनम्यूट रखेंगे तो सही रहेगा। जी नीरज जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी, तो हमें को चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए बताना है कि लक्ष्य से हम लोग समझते क्या है। एक्चुअली हमने बहुत बार सुना है गोल सेट करना है, लक्ष्य निर्धारण करना है, एम डिसाइड करना है, अपने जीवन की दिशा या हमें बताना है कि हमें जाना कहाँ है। तो क्या क्या है लक्ष्य? एक्चुअली लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग से हम लोग क्या समझते हैं? लक्ष्य है क्या एक्चुअली? ठीक है, एक नाम है या इसकी कोई पहचान है या इसके कोई इंपॉर्टेंस है, महत्व है? क्या समझते हैं इससे? है क्या लक्ष्य? बताइए सभी लोग चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए। बिल्कुल सेंटर में चैट बॉक्स होता है हमारे, वहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में एक चैट बॉक्स खुलेगा, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। सभी का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से मानिए आपकी कक्षा चल रही है और आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं और आपके बच्चे उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है? या कुछ बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो आप उनके साथ क्या करते हैं? कुछ बच्चे ड्राइंग बना रहे होते हैं लेकिन आपकी बात नहीं सुन रहे, आप उनके साथ क्या करते हैं? तो वो विचार, वो आप सोच लाइए कि हमारे मन में क्या विचार आपके लिए चल रहे होंगे। ठीक है ना? तो आप सभी समझदार हैं जी। टारगेट ऑफ अवर ड्रीम, वी शुड फोकस अवर मेन पॉइंट। जी कपिल जी बहुत बढ़िया, अंजलि जी
प्रमोद जी, लक्ष्य हमारी महत्वाकांक्षा का चरम बिंदु है। जी प्रमोद जी। दीपक जी, अपना फ्यूचर डिसाइड करना, बहुत बढ़िया जी। सभी लोग कृपया फास्ट अपडेट कीजिए, बिकॉज समय हमारे पास 90 मिनट्स ही होते हैं और उस 90 मिनट्स में हम कितना मैक्सिमम ले सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सभी फटाफट चैट बॉक्स का प्रयोग कीजिए, क्विक क्विक। जो भी विचार मन में आ रहा है, सही गलत के विषय में नहीं हम बात कर रहे हैं, कोई भी जो भी हमारे मन में विचार आता है, जो भी लक्ष्य सुनने के बाद, एम सुनने के बाद, टारगेट सुनने के बाद, गोल सुनने के बाद हमारे मन में जो भी विचार आता है वो लिखना है सिर्फ, जहां पहुंचकर दिल को सुकून मिले। बहुत सुंदर नीता जी, ये लक्ष्य हो सकता है, ये एम हो सकता है। लक्ष्य हमारे सपनों को पूरा करने का महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत बढ़िया आदर्श जी। तो जो भी मन में विचार आ रहा है वो लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन मंच है। सबसे पहली बात, ये सबसे सुंदर बात क्या है, यहाँ पर ये एक परिवार है, ये जैन शिक्षा समृद्धि का परिवार है, और परिवार में किसी का भी किसी का भी कोई बात अच्छी या बुरी नहीं होती, सबकी बातें अच्छी होती हैं और सब अपने मन की बात खुलकर कर सकते हैं। जी दिव्या जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दिव्या जी, आपने हैंड रेज किया है। दिव्या जैन, नंदीश्वर विद्यालय, आप हैंड डाउन कर लीजिए अगर गलती से हो गया तो। जी ड्रीम, बहुत बढ़िया मोहन जी। रीति जी, फ्यूचर में हम जो अपने आप से चाहते हैं, बहुत बढ़िया। संजय जी, लक्ष्य से तात्पर्य अपनी आत्म अनुभूति, बहुत बढ़िया। जीवन के अलग अलग लक्ष्य सभी के हो सकते हैं, सोच अलग अलग से, बहुत अच्छा। आप संजय जी बहुत गूढ़ बातें करते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, मजा आएगा जी। क्विक क्विक सभी लिखिए फटाफट, है ना। हम लोग 17-18 मित्र हैं। अपेक्षा जी, लक्ष्यता, लक्ष्य निर्धारण से हम अपना सपने को पूरा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी हम जब भी लक्ष्य, ड्रीम, गोल की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। गोल, लक्ष्य बहुत सारे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि आज के लिए कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया, या 1 घंटे के लिए लक्ष्य निर्धारित किया, या आपने 2 दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया, 1 हफ्ते के लिए किया। लक्ष्य एज बढ़ने का, आगे बढ़ने की दिशा। जी कृति जी। तो क्या होता है, जब हम बातें करते हैं लक्ष्य निर्धारण की, तो हमारे छोटे छोटे और बड़े बड़े लक्ष्य हो सकते हैं। आपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य निर्धारित किया कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में क्या प्राप्तियां करनी है। लॉन्ग शॉर्ट मिड टर्म में हो सकता है आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का लक्ष्य निर्धारित करें। लॉन्ग टर्म में आप ये निर्धारण कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग बड़े हैं तो बच्चों की शादी किस एज में करनी है, वो पढ़ाई कब किस कॉलेज से करने वाले हैं, किस स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले हैं, किस ब्रांच में पढ़ाई करने वाले हैं, है ना। या मिड टर्म गोल की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि हम लोग अपने करियर में किस लेवल तक आगे बढ़ने वाले हैं। 3 साल बाद हमने कौन सी डिग्री प्राप्त करनी है, 5 साल बाद कौन सी डिग्री प्राप्त करनी है। या प्रमोशंस की बात करें तो 2 साल बाद किस लेवल पर पहुंचने वाले हैं। मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, प्रोफेसर है तो सीनियर, कुछ लेक्चरर बनने वाले हैं। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं लाइफ में। तो दिन प्रतिदिन का गोल भी होता है। सबसे पहला गोल होता है सुबह उठना, निर्धारण करना होता है कि हाँ, हम सुबह उठने वाले हैं समय से। एक समय निर्धारित करते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले। तो डिपेंड करता है कि हमारा वो एम क्या है, हमारा जो लक्ष्य क्या है दिन का। दिन का लक्ष्य हमारा है, बहुत सारे काम हमने प्लान किए हैं, तो हम अपने समय के अनुसार उठते हैं और वो प्लानिंग करते हैं, है ना। हमारा लक्ष्य हो सकता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, तो कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग जिमिंग करते हैं, जिम जाते हैं, है ना। कुछ लोग वॉक करने जाते हैं। कुछ लोगों का लक्ष्य होता है कि हमें समाज के लिए कार्य करना है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो जरूरतमंद हैं, या कुछ ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो जरूरतमंद हैं, या कुछ ऐसे कार्य करते हैं समाज के लिए जिसमें समाज को आवश्यकता होती है हमेशा। जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान दे सकता है, किसी के पास समय है तो समय देता है, किसी के पास धन है तो वो धन देता है ना। जो भी जिसके पास है वो अपनी तरफ से उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। तो जीवन के जो लक्ष्य होते हैं, दिन प्रतिदिन के लक्ष्य होने चाहिए, दिन प्रतिदिन के लक्ष्य होने चाहिए। दिन प्रतिदिन के लक्ष्य निर्धारण जब हम करते हैं और उनको पूरा करते जाते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी बड़े लक्ष्य हमने बनाए हैं उनको प्राप्त करना आसान हो जाता है। सूर्य का एक लक्ष्य है, सूर्य का एक लक्ष्य है कि सुबह निकलता है। वो जब वो लक्ष्य प्राप्त करता है तो बहुत सारे पूरे संसार के लक्ष्य अपने अपनी लाइन में आ जाते हैं। अगर सूर्य ना निकले, जैसे बहुत सारी ठंड होती है कभी कभी और फॉग होता है, तो सूर्य नहीं निकलता कई बार, तो क्या होता है कई बार
सब जीवन अस्त व्यस्त और असामान्य सा हो जाता है ना। लोग निकल नहीं पाते घर से, गाड़ियां चल नहीं पाती, बहुत कुछ डिस्टर्ब होना शुरू होता है, बच्चे स्कूल नहीं आते। तो क्या होता है कि जब भी लक्ष्य से भटकता है कोई या अनुशासन से अलग जाता है, ये सूर्य है, ये हवाएं हैं, ये नदियां हैं, ये अपने अनुशासन में चलती हैं। और सभी इस बात के साक्षी हैं कि जब भी सूर्य ने, इन हवाओं ने, इन नदियों ने अपना अनुशासन तोड़ा है तो तबाही आई है। नदियां जब अनुशासन तोड़ती हैं तो बाढ़ लाती हैं, या फिर नहीं बहती तो अकाल लाती हैं। अगर सूर्य नहीं निकलते तो क्या होता है, और सूर्य ज्यादा निकलते तो क्या होता है, हवाएं चलती, बहुत तेज चलती हैं, आंधी आती हैं तो घर भी उड़ा देती हैं, तबाह कर देती हैं। और अगर ना चले हवा तो प्राण वायु ना मिले तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम अपने चारों तरफ निगाह घुमाकर देखेंगे अगर, तो हमें अनुशासन नजर आएगा सभी में, इस पूरी प्रकृति में अनुशासन नजर आएगा। हमें एक अनुशासन नजर आएगा बीज डालने के बाद, उस बीज से जब छोटे छोटा पौधा निकलता है, पत्ते निकलते हैं, वो बड़ा होता है, उसके अंदर फूल लगते हैं, फल लगता है, और उसकी जब पत्तियां गिरती हैं, जब पतझड़ आता है, जब सावन आता है, उसके अंदर किस तरीके से फूल और फल लगते हैं, वो एक अनुशासन का पालन कर रहा है। और जब भी अनुशासन का पालन नहीं होता तो आपने देखा होगा कि फसलें पैदा नहीं हो रही हैं, है ना, दुर्भिक्ष पैदा पड़ गया, अकाल पड़ गया है, जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अनुशासन का महत्व हम इस नेचर से, अपने आसपास से बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हो, सीख सकते हैं, है ना। क्या, किस तरीके से ये चीजें, ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक छोटी सी चींटी को चलते हुए देखिए, है ना, लगातार काम करती रहती है, लगातार काम करती रहती है, बिना थके बिना रुके, गिरती है, उठती है, चलती है, रुकती है, थकती नहीं है, लेकिन चलती रहती है। तो वो भी, अगर हम लगातार काम करना सीखना चाहते हैं तो अपने आस पड़ोस में देखिए, छोटे 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 पंछी हैं, है ना, जो भी आपको नेचर में नजर आता है, सब हम कहना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी नेचर से अटैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लक्ष्य निर्धारण करना है, लक्ष्य प्राप्ति करनी है, हमें अनुशासन सीखना है, हमें संकल्प लेना सीखना है, हमें निष्ठा सीखनी है, तो नेचर से अटैच होना इंपॉर्टेंट है। जब भी हम नेचर से अटैच होते हैं तो हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। इस मानव जाति ने, इस प्राणी, इस ह्यूमन बीइंग ने जो भी सीखा है वो नेचर से सीखा है। स्विमिंग करनी सीखी है, मछलियों से सीखा है। उसने हवाई जहाज बनाए, उड़ना सीखा है, उसने पंछियों से सीखा है ना। बहुत सारी मार्शल आर्ट्स हैं, उसने मंकी से सीखा है, बहुत सारे और जीव जंतुओं से लड़ाई करने की कला सीखी है ना। स्कॉर्पियन से भी लड़ाई करना सीखा है ना। बहुत सारी मार्शल आर्ट्स हैं जो हमने अपनी प्रकृति के चारों तरफ देखा कि ये लोग कैसे अपनी रक्षा करते हैं, तो हमने भी वो गुण ग्रहण किए। तो नेचर से जब हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ प्राप्ति नेचर से किया है, अगर इंसान को नेचर से निकाल दिया जाए तो नेचर फिर भी फ्लरिश करेगी, लेकिन नेचर को निकाल दिया जाए तो इंसान बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। हफ्ते दिन, 10 दिन, 1 साल, है ना, 2 साल। नेचर से हम हैं, है ना। तो हमें नेचर से अटैच रहना है और नेचर को फ्लरिश करना है, उसकी देखभाल करनी है, और उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीके से अगर समझें तो हमारा जो जीवन लक्ष्य है वो किस तरीके से काम करता है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी क्या पिछले वेबिनार्स में हम लोगों ने आसन के विषय में बातें की और हमने आसन बनाया है अपना, सभी ने अपना आसन बनाया है और आसन का नाम रख लिया है। यस और नो? आप लोग थम्स अप थम्स डाउन कर सकते हैं। आसन के विषय में बात हुई है क्या? चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें अपना एक आसन बनाना है, एक जगह निश्चित करनी है घर में, कमरे में। वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो हवादार हो, जो स्वच्छ हो, जिसके अंदर बदबू ना आती हो, जहां पर रोशनी प्रॉपर हो और जहां व्यवधान ना हो। हमें वो आसन बनाना है। और क्या है उसका कारण? आसन बनाने का कारण है कि जो हमारी ऊर्जा है उस आसन से संबद्ध हो जाती है ना। और जब हम उस आसन पे बैठते हैं तो हमारे मन में वही विचार आते हैं पढ़ने के और ध्यान करने के, मेडिटेशन के। जैसे आप किचन में जाइए तो भूख लगनी शुरू हो जाती है ना, क्योंकि किचन में जाने का मतलब है वहां कुछ खाने के लिए मिलेगा।
तो किचन में जाते हमारा दिमाग काम करेगा, कुछ खाते हैं, चलो ढूंढते हैं, बिस्किट मिल जाएगा, किसी को चॉकलेट मिल जाएगी, किसी को कुछ भी जो मन पसंद है ढूंढ ही लेगा। तो क्या हुआ, वो जगह का महत्व है ना। किचन में जाते ही खाने की आपको भूख लगेगी, मन करेगा। ऐसे ही स्कूल में जाते हैं, क्योंकि वो जगह पढ़ने की है तो पढ़ने का मन करता है। पूजा घर के सामने बैठते हैं, पूजा घर में बैठते हैं तो मन करता है पढ़ने, अपना पूजा करने का। जब हम मंदिर जी में जाते हैं, बैठते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन करता है आराधना करने का, प्रार्थना करने का। तो ये एक जगह का महत्व है। तो वो जगह जो हमारी आसन है वो एक निश्चित हो और उसी पर हम बैठकर ये अपना मेडिटेशन पढ़ाई करें। और यही हमें बच्चों को सिखाना भी है कि वो एक जगह बनाए और वो आसन निश्चित। और नाम रखने का कारण क्या है? आसन का नाम रखने का कारण है, संजय जी का नाम बुलाता हूँ तो संजय जी तुरंत सुनेंगे, है ना, कि हाँ मेरी बात हो रही है। दीपक जी का नाम बुलाता हूँ, अपेक्षा जी को बुलाता हूँ, रीति जी को बुलाता हूँ, कपिल जी को बुलाता हूँ, हम इमीडिएटली सुनेंगे। कीर्ति जी को बुलाता हूँ, प्रमोद जी को बुलाता हूँ, आदर्श जी को बुलाता हूँ, इमीडिएटली सुनेंगे कि मेरी बात हो रही है। नीति जी को बुलाता हूँ, ठीक है, नीता जी को। तो क्या होता है कि जब हम किसी का नाम रखते हैं और प्यारा नाम रखते हैं, प्यार से, दिल से, जैसे कई बार बच्चों का नाम हम तो रखते हैं लेकिन घर में भी एक प्यारा सा नाम रख देते हैं। कोई पप्पू बोलता है, कोई बॉबी बोलता है ना, कोई गुड्डू बोलता है, कोई छोटू बोलता है, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, वो एक इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है। तो हम उस आसन का नाम ना प्यारा सा अपने दिल के करीब रखें और उसको उसी नाम से बुलाएं, प्यार से, है ना, कि भाई चलो आइए, तुम्हें बिछाते हैं, तुम्हारे साथ हम लोग मेडिटेशन करते हैं, पढ़ते हैं। तो वो एक अटैचमेंट बनेगा जो ऊर्जा का संरक्षण होगा। ऊर्जा एक साथ आपके साथ काम करेगी, पॉजिटिव एनर्जी, है ना। तो वो बहुत, कुर्सी का महत्व इसीलिए है ना। तो बहुत सारी बार आपने देखा होगा अपनी कुर्सी में कोई बैठने नहीं देता, क्योंकि वो ये मानता है कि उसकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। भैया मेरी कुर्सी मत टच करो, मेरी कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा, क्योंकि उसने जो ऊर्जा वहां पर रखी हुई है अपनी काम कर करके या विचारधारा के साथ, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये कुर्सी का महत्व होता है। तो अगर हम आगे बात करें, सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य आसन बनाएं और उस आसन का नाम रखें, ठीक है। फिर हम बात करें अनुशासन की, जो भी थोड़ा सा डिस्कशन किया अनुशासन के बारे में, प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। तो हम, अगर हम अपने समाज के चारों तरफ देखें कि अनुशासन क्यों जरूरी है। अनुशासन में सिंपल तरीका है, अनुशासन में रहना क्यों जरूरी होता है, या अनुशासन क्यों बनाया गया है। एक समाज का ढांचा है, उसको अगर बनाकर रखना है तो अनुशासन आवश्यक है ना। अगर हमें इस, मान लीजिए देश की व्यवस्था चलानी है तो उसके लिए अनुशासन आवश्यक है। अगर ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से चलाना है, संचालन सही से करना है, उसके लिए अनुशासन आवश्यक है। मान लीजिए सभी लोग अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दे सड़क पर, लेफ्ट राइट सेंटर इधर उधर, तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या आती है एक समस्या। अगर सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं कि अगर रेड लाइट है रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट है चलेंगे, अपनी साइड अपनी ही बारी पे चलेंगे, तो आपने देखा होगा कि वो ट्रैफिक की समस्या हमारे सामने नहीं आती। तो ये होता है अनुशासन का पालन। अनुशासन का पालन हम लोग कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारा जीवन आसान हो गया। हमें जो जहाँ पहुंचना है वहां हम आसानी से पहुंच पा रहे हैं और समय से पहुंच पा रहे हैं, और हम ना अपना समय, ऊर्जा और फ्यूल और पैसे सब कुछ बचा पा रहे हैं। तो अनुशासन का छोटा सा प्रयोग है, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है जीवन में, ठीक है। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कूल व्यवस्था संभालने में। हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि जितने भी स्कूल के हमारे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो अनुशासन में रहें। हम जो कह रहे हैं उनकी बात, हमारी बात माने। और जीवन ना बूमरैंग की तरह है, ध्यान रखिएगा, हमारे गुरुओं ने हमें हमेशा सिखाया, जो हम फेंकते हैं वो ही वापस आता है। इको है, जो हम बोलेंगे वो ही वापस आएगा। तो अगर हम अनुशासन में रहना सीख जाते हैं, उसका पालन करते हैं, तो आप देखिएगा उसका प्रतिरूप हमारे जितने भी विद्यार्थी बच्चे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। वो भी आपको देखकर अनुशासन का पालन करेंगे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हमारे जीवन में आते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था में रहते हैं, और हम उन्हें आज भी एडमायर करते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल समय से आते हैं, है ना, अपनी सारी नोटबुक बढ़िया तरीके से रखते हैं, जब भी जाते हैं अपना बोर्ड, ब्लैक बोर्ड साफ करके जाते हैं, सुंदर हैंड राइटिंग में ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, है ना, सभी को प्रोत्साहित करते हैं। अगर हमने कुछ किया तो उसके बाद हमें बताते हैं कि आप इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो गुण होते हैं जो हम शिक्षक होने के नाते बच्चों में डाल सकते हैं। तो हम जब व्यवस्था में भागीदार होते हैं तो हमारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अनुशासन में बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ अनुशासन से रिलेटेड। हम सब लोग साइकिल और बाइक
से बिल्कुल परिचित हैं। और साइकिल या बाइक में एक चेन होती है और वो अगले पहिए और पिछले पहिए की जो गरारी होती है उस गरारी को बांध कर रखती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है, या तो चैन ढीली हो जाए या तो आगे या पिछले की किसी गरारी का दाता खराब हो जाए तो हमारी साइकिल या हमारी बाइक रुक जाती है। यानी गरारियों ने अपना अनुशासन छोड़ा, हमारा काम रुक गया। ये है अनुशासन का महत्व, ये है अनुशासन का महत्व। तो जब जब हमारी गरारियां फिट रहेंगी तब तब हमारी सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर तरीके से चलेंगी। तो आवश्यक है सारी गरारियों को फिट रखना, उनको तेल पानी देना, प्रॉपर तेल देना और उनको अच्छे तरीके से उनका मेंटेनेंस करना। तो गरारियां क्या है, अगर हम स्कूल की व्यवस्था की बात करें, विद्यालय की व्यवस्था की बात करें, तो वहां पर जितनी भी व्यवस्था करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उन सबका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां जहां जिस स्कूल में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है वो स्कूल बहुत अच्छे से प्रगति करता है और आगे बढ़ता है। तो शिक्षक होने के नाते हम अगर एग्जाम्पल रखें तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने रख सकते हैं। आगे बात करें, अगर हम अनुशासन में रहना चाहें, क्योंकि हम हमारी बहुत सिंपल सा एक मान्यता है अपने विषय में सभी, ये मेरी भी है और आप सबकी भी है, कि हम अनुशासन में रहते हैं। ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं कि हम अनुशासित हैं। हाँ, ये सच है कि बहुत सारे रूप में हम अनुशासित रहते हैं। कहाँ पर अनुशासन और लाने की आवश्यकता है वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम बात करेंगे अनुशासन की, शारीरिक अनुशासन। अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम अपने दिन को, अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, हमारे उस दिन को आनंदमय तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। हम अच्छा खाना खा सकते हैं, उस खाने का टेस्ट ले सकते हैं, हम पार्टी भी कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो अलाउ करता है स्वास्थ्य, तो हम जाकर बाहर खाना खा सकते हैं, यानी हम मित्रों के साथ खा सकते हैं। कई बार कुछ अच्छा पकता है तो हम उसका आनंद उठा सकते हैं। तो शारीरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत नॉर्मल है, सभी को पता है। शारीरिक रोजाना व्यायाम करना, व्यायाम करने में हम लोग वॉक भी कर सकते हैं, हम लोग योगा भी कर सकते हैं, हम लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि प्रत्येक अंग व्यायाम का हिस्सा। देखिए, हमारी आंखें, हमारी नासिका, हमारा गला, हमारे हाथ, हमारा स्टमक, हमारे लंग्स सभी और हमारे पैर, ये सारे उस व्यायाम का हिस्सा होने चाहिए, क्योंकि ये सारे दिन प्रतिदिन हर वक्त कार्य करते रहते हैं, कभी नहीं रुकते। हार्ट, लंग, है ना, ब्रेन, ये कभी नहीं रुकते, ये हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो प्रत्येक हिस्सा हमारे शरीर का वो व्यायाम करेगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सभी को हमें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, जब हम शुरू करें तो छोटे स्तर से शुरू करें। मान लीजिए हम बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते, तो हम शुरू में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट व्यायाम करेंगे और उसको धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे दिन प्रतिदिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगर आज हम 5 मिनट कर पा रहे हैं और हमें लग रहा है कुछ दिन में हम 7 मिनट कर सकते हैं, 8 मिनट कर सकते हैं या 10 मिनट कर सकते हैं, तो हम उसको बढ़ाते जाएंगे। तो धीरे धीरे सतत बढ़ाने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हमें लगेगा कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा व्यायाम कर पा रहे हैं, तो ठीक है। होता क्या है, कारण क्या है कि जब भी एक साथ हम अपना रूटीन बदलना चाह रहे हैं, तो हमारे जो शरीर को आदत पड़ी हुई है, जो शरीर की व्यवस्था है, वो अब उसको लगेगा कि कुछ एकदम से नया और अलग हो रहा है, और ये जो हो रहा है ये कुछ अलग है, ये इसके लिए ना हमें रिवोल्ट करना चाहिए। नहीं, ये होने नहीं देना है, ये नहीं होने देना है। जब बच्चों के साथ आप करते हो ना, नई चीजें ला रहे हो, बच्चे कहते हैं मैम नहीं सर हम तो नहीं पढ़ेंगे, ये तो नई चीज आप करवा रहे हो हमसे। फिर आप क्या करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं आपके को फायदा होगा, आप ये चीज पढ़िए, देखिए, ये अभ्यास करके देखिए, है ना। फिर उनको करने में आनंद आने लग जाता है, तो फिर वो करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को आनंद देना है, थोड़ा थोड़ा करके, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। जब उनको लगेगा कि हाँ स्फूर्ति आ रही है, वो एब्जॉर्व करना शुरू करेंगे उस आदत को। फिर उनको, जैसे मान लीजिए जब हम छोटे बच्चे थे, अगर हमें 2 किलो का कोई बोझ उठाने को दे दिया जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज 2 किलो हंसते हंसते उठा लेंगे, 5 किलो भी उठा लेंगे, 10 किलो भी उठा लेंगे, है ना। तो क्या हुआ, वो आदत बनती गई धीरे धीरे करके।
तो ऐसे ही हमें शरीर को आदत डालनी है। तो व्यायाम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, थोड़े थोड़े रूप में बढ़ाना है। जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे बार होता है ना, अपने मोबाइल में टावर का बार दिखता है, छोटा छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे बढ़ता जाता है। तो छोटे रूप में शुरू करके बड़ा बड़ा उसको हमें समय को बढ़ाते जाना है, ठीक है। उसके बाद हमें बात करें तो शरीर, स्वस्थ शरीर के साथ बोला जाता है स्वस्थ मन भी आवश्यक है। शरीर ज्यादातर हम लोग स्वस्थ रखते हैं, लेकिन मन की स्वस्थता, मन के अनुशासन पर कम ही लोग ध्यान देते हैं। तो आवश्यक क्या है, हमें एक स्वस्थ मन की आवश्यकता भी है। स्वस्थ मन होता है ना, ध्यान रखिए, कोई बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, कोई आने वाला है मित्र, कोई रिश्तेदार आने वाला है, कोई खुशी की खबर आने वाली है, तो मन कैसा होता है उस दिन, है ना। अब ज्यादा भी काम करने को मिल जाए ना, बोले फटाफट करते हैं, चलो फिर एंजॉय करेंगे, ऐसा। तो क्या है, वो मन उस दिन प्रसन्न है, उसने ऊर्जावान हो रखा है, प्रसन्न। तो क्या हो रहा है कि हमें एक स्वस्थ मन की आवश्यकता है प्रतिदिन। अगर मन स्वस्थ है तो हम किसी भी तरीके की चुनौती को उस दिन पार कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, इन दोनों की आवश्यकता है। तो मन का अनुशासन कैसे लाएं हम? बहुत आसान है, मन में अश्लील विचार ना लाएं। ऐसे विचार, अश्लील विचार से मतलब बिल्कुल लिटरल ना लेते हुए हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे विचार जो हमारे को ना डिस्टर्ब करते हैं, कोई ऐसे विचार जो हम सोचना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, है ना, वो ऐसे विचार ना लाएं। इसके लिए आवश्यक है कि मन को स्वस्थ विचारों में व्यस्त रखें। तो उसके लिए सकारात्मक सोच एक बहुत बढ़िया टूल है, अफर्मेशन बोलते हैं, आप सभी लोगों ने शायद अभ्यास भी किया हो। तो हमें जो चाहिए, अगर हम एक एग्जाम्पल दें आपको, बहुत मेरा हमारा फेवरेट एग्जाम्पल है, आपने शायद सुना भी हो कभी। अगर एक बाउल देते हैं हम आपको, एक बाउल देते हैं, बाउल के अंदर आपको हमने मिक्स करके दिए 3 चीजें, उसके अंदर डायमंड्स हैं, उसके अंदर ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स, गेहूं, चावल, दालें, और उसके अंदर कंकड़ है। तो आप सबसे पहले क्या लेना चाहेंगे? चैट बॉक्स का प्रयोग करके बता सकते हैं, आप सबसे पहले क्या लेना चाहेंगे? आप कंकड़ लेना चाहेंगे, फूड ग्रेन्स लेना चाहेंगे, चावल, दाल, गेहूं, या डायमंड्स लेना चाहेंगे? क्या लेंगे सबसे पहले? खुले दिल से बताइए, इसमें कुछ हम यहाँ साइकोलॉजिकल कोई क्लास नहीं है, बस अपने एग्जांपल है समझने के लिए। डायमंड लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात नीता जी, हम आपकी हंसी से समझ गए। वैसे भी फेवरेट होता है फीमेल्स का डायमंड एंड गोल्ड। जी, क्या लेना चाहेंगे? डायमंड। और सभी लोग बताइए फटाफट। दाल चावल लेना चाहेंगे, प्रमोद जी, बढ़िया, बिल्कुल। और फूड ग्रेन्स, आदर्श जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी जो इसको अब इस तरीके से समझते हैं, फूड ग्रेन्स, जियान जी डायमंड लेना चाहेंगे, अपेक्षा जी बिल्कुल, फीमेल्स का बिल्कुल पेट फेवरेट। डायमंड सारी फीमेल्स निकाल लेंगी, बाकी जो बचेगा वो हम सब लोग निकाल लेंगे, गेहूं, चावल, दाल ठीक है। तो अभी इसको समझना कैसे है? इसको समझना इस तरीके से है, डायमंड्स है लग्जरीज, लाइफ की लग्जरीज। फूड ग्रेन्स है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड मतलब कपड़े, है ना, हमारा खाना, हमारा स्वास्थ्य, जो भी है, पढ़ाई लिखाई। और डायमंड्स है हमारी लग्जरीज, बढ़िया टीवी, बड़ा टीवी ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया। और जो कंकड़ है, पत्थर है, जो स्टोन्स हैं, वो क्या है? वो है ऑब्स्टेकल्स, वो है निगेटिविटी, वो है नकारात्मक विचार और सोच। तो हमें फोकस किस पर करना है? हमें फोकस करना है डायमंड्स पर। हमें फोकस करना है, हमें फोकस करना है फूड ग्रेन्स के ऊपर, है ना, यानी बेसिक नीड और लग्जरीज के ऊपर फोकस करना है। हमें जो भी ये निगेटिविटी या विचार आते हैं मन में, उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमें जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करना है। तो क्या होगा, एक दिन हम जो भी जिस चीज को फोकस करते हैं वो प्राप्त होता है। अगर जिन लोगों के जीवन में आपने देखा होगा रोते रहते हैं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स ही आती रहती है। और जो लोग खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं, उनको आपने खुशी देखा होगा। तो क्या होता है कि हमें फोकस करना है डायमंड्स के ऊपर और फूड ग्रेन्स के ऊपर। हमें रॉक्स, स्टोन्स के ऊपर फोकस नहीं करना, कंकड़ पत्थर के ऊपर, वो अपने आप निकल जाएंगे। जब उस बाउल में से डायमंड और फूड ग्रेन्स को चुन लिया जाएगा, तो जो बचेगा उसे फेंक दिया जाएगा। तो हमें फोकस करना है, हमें क्या चाहिए। एक बहुत फेवरेट और एग्जाम्पल है, हम जाते हैं रेस्टोरेंट, हमें एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है, वो मेन्यू कार्ड में हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो आप क्या करते हैं मेन्यू कार्ड में जब ऑर्डर करते हैं? देखने के बाद ऑर्डर कैसे करते हैं? क्या आप ऐसे ऑर्डर करते हैं, भैया आप इडली
सांभर लाओ भैया, आप सांभर डोसा ला दो भैया, आप दाल मखनी और नान ला दो। देखो खाने का समय हो रहा है, सबको भूख लगने लगेगी बातें सुनकर, ठीक है। या आप ऐसा बोलते हो पूरा पूरा मेन्यू कार्ड पढ़ के कि ये नहीं लाना, ये नहीं लाना, ये नहीं लाना, ये भी नहीं लाना, ये भी नहीं लाना, है ना। या आप ये बोलते हो कि ये लाना है। हम क्या बोलते हैं, हमें जो चाहिए वो वेटर को बोलते हैं और वो हमारे को लाकर देता है और हम उसको एंजॉय करते हैं। तो अगर हम नेचर के मेन्यू कार्ड में जो चाहिए उस पर फोकस करें तो हमें वो मिलेगा, या हम उस पर फोकस करें कि जो नहीं चाहिए। हम अपनी एनर्जी ऊर्जा उन चीजों पर क्यों लगाएं जो हमें नहीं चाहिए, हम अपनी एनर्जी ऊर्जा उन चीजों पर क्यों ना लगाएं जो हमें चाहिए। फोकस फोकस किस पर करना है, हमारा एम लक्ष्य क्या होना चाहिए जो हमें प्राप्त करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है लाइफ। हमारा ध्यान फोकस अगर जो नहीं चाहिए उस पर होगा तो ना चाहते हुए भी हमें वो मिलेगा जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने ध्यान केंद्रित वहीं पर किया, है ना। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं बैड बॉय और गुड बॉय, है ना, तो आपको क्या क्या नजर आता है, आप सर्च के करके देखिए गूगल पर। तो वो गूगल क्या करता है कि मेन पॉइंट्स पकड़ता है, वो ये नहीं पकड़ता कि वो इमोशंस को पकड़ लेगा। बैड और बैड से रिलेटेड सारी चीजें दिखा देगा, गुड से रिलेटेड सारी चीजें दिखा देगा। हमें एक्चुअली कॉल क्या करना है नेचर को, जो हमें चाहिए हमें कॉल करना है। हमें क्या चाहिए होता है जीवन में, पीस, शांति, हैप्पीनेस, खुशियां, जॉय, बहुत आनंद, प्रगति, प्रोग्रेस, ज्ञान, नॉलेज, स्किल, हेल्थ, है ना। यही तो चाहिए होगा, बस इस पे फोकस करना है। लेकिन हम लगे किस चीज में, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सिंपल है। सिर्फ फोकस कीजिए, अपने आप से बात कीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ बोलना भी नहीं है। जैसे गूगल पे हैप्पी लिखो, हैप्पी से रिलेटेड हजारों चीजें दिखा देगा, है ना। जॉय लिखो, जॉय से रिलेटेड हजारों चीजें दिखा देगा। हेल्थ लिखो, हेल्थ से रिलेटेड हजारों चीजें दिखा देगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने दिमाग में बोलना है हैप्पी, हैप्पीनेस, जॉय, हेल्थ, हेल्दी, है ना, प्रोग्रेस, नॉलेज, ऐसी चीजें बोलना है। फिर आप सोच के देखिएगा, आपको ना विचार ही वैसे आएंगे। फिर आप सोचोगे अरे हैप्पीनेस के लिए मैं क्या करूं आज, हेल्दी रहने के लिए क्या करूं आज, है ना। तो जो चाहिए उस पर फोकस करना है। आज से एक मंत्र बना लीजिए, जो चाहिए। सोच आपकी है, जीवन आपका है, चाहिए क्या आपको डिसाइड करना है, लक्ष्य आपका है, निर्धारण आपको करना है, प्राप्ति आपको करनी है। हम सिर्फ मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं एक दूसरे का, है ना। यहाँ सभी इक्वल हैं, सभी एक दूसरे को, इसीलिए सीखो सिखाओ कार्यक्रम है, सीखो और सिखाओ। तो हम जब भी वर्कशॉप्स करते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते और सिखाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, प्रकृति दृश्य प्रेम प्रेरक लोगों से मिलते हैं। अपने शिक्षकों के विषय में गपशप ना करें, किसी की निंदा ना करें, वो हम सभी बातें कर चुके हैं। अपने वादे निभाएं, चाहे जितने भी छोटे हों। कमिटमेंट, अगर बच्चे से वादा किया कि आज टॉफी दिलानी है तो उसे दिलानी है। अगर उससे वादा नहीं कीजिए, या तो वादा कीजिए। अगर उससे बोला है कि आज खाना कुछ खिलाना है तो खिलाना है। अगर उससे वादा किया कुछ दिलाना दिलाए, अगर वादा मत कीजिए। तो उससे क्या होगा, उसका एक जो फेथ होगा वो बना रहेगा। नहीं तो कई बार बच्चों को देखा होगा कि आप तो कुछ दिलाते ही नहीं हो, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, जबकि हम सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, एक बार कभी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से उसके दिमाग में निगेटिविटी आ जाती है कि पापा तो ऐसे बोलते हैं, लाते तो है नहीं कुछ, या ले तो जाते नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर वादा किया है तो हमें निभाना है। तो कमिटमेंट, छोटे छोटे कमिटमेंट करने के बाद बड़े कमिटमेंट अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो हमें छोटे छोटे कमिटमेंट के ऊपर ध्यान रखना है। हमें ये नहीं सोचना कि छोटी सी तो बात थी, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती हैं। एक एक ईंट रखने के बाद ही बड़ी इमारत बनती है। हर इमारत के बनने में उस छोटी ईंट का भी उतना ही महत्व है ना। तो ध्यान रखना है, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, वो छोटे छोटे ही रूप में होते हैं, और एक एक करके वो जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक भव्य इमारत का निर्माण होता है। और वो भव्य इमारत हमारी तभी बनेगी जब हम अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे। सकारात्मक सोच का जादू, ये बहुत सुंदर बुक है। जी जी, हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका। सर अब ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं क्या है, हमने थोड़ी पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें बताओ।
जैसे क्लास में हम जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते समय कुछ प्रॉब्लम होती हैं। और आवाज पहुंच जी रही मेरी? अब हाँ जी, हाँ जैसे जी, हाँ सर जी, बताइए। जैसे सर कुछ बच्चे कंटिन्यू स्कूल नहीं आते हैं, और आज की जो शिक्षा पद्धति इस प्रकार की हो गई है कि बच्चों को थोड़ा सा भी हम डांट नहीं सकते, उनको थोड़ा सा भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर बच्चे एब्सेंट रहते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो दूसरे दिन अगर उनको डांटते हैं तो वो घर पे जाके शिकायत करते हैं। ऐसे में पेरेंट्स भी आते हैं घर पे शिकायत, स्कूल में शिकायत लेके, तो उस समय हम क्या करें सर? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और आपने बिल्कुल सही समय पे पूछा है। जी हाँ जी, ये प्रश्न, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है ना, लक्ष्य निर्धारण, अनुशासन, ये वहीं से निकल कर आ रहा है। और आपका जो प्रश्न है ना, उसका जवाब भी इसी में है, इसी टॉपिक के टाइटल में। अगर हमने बच्चे को पढ़ने का कारण, पढ़ने का महत्व बता दिया, तो हमें कोई जरूरत नहीं रह जाएगी उसको रोज रोज बोलने की। अगर हमने बच्चे को उसके लक्ष्य को निर्धारण करना सिखा दिया, ये हम जो यहाँ पर जो भी बातें कर रहे हैं ना, उसको एक बहुत होलिस्टिक व्यू में लेने की जरूरत है, कि बड़े रूप में लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कि इसको ना हम ये बिल्कुल ऐसे ना लें कि ये लक्ष्य निर्धारण बताया जा रहा है तो हमें लक्ष्य निर्धारण करना है। हमें क्या करना है, बच्चे को जीवन में पढ़ाई की आवश्यकता है क्यों। बहुत सुंदर सी एक बात मैंने कभी पढ़ी थी। एक पेरेंट ने अपने बेटे को बताया, बेटा तुम्हारे जो मार्क्स है ना, वो मार्क्स जो स्कोर्स हैं, वो तुम्हारे वेकेशंस का डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे। तुम्हारा डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड से और सीधा गोवा भी आ सकता है, और तुम्हारा डेस्टिनेशन गोवा से स्विट्जरलैंड भी आ सकता है। डिपेंड करेगा तुम पढ़ाई किस स्तर की करते हो और तुम मार्क्स किस स्तर के लाते हो। यानी कि कहने का महत्व ये था, जितना ज्यादा अच्छा आप पढ़ोगे, जितना आप गुण कौशल प्राप्त करोगे, उतने ही अच्छे लेवल पे आप जाओगे जीवन में, और आपकी अर्निंग उतनी बड़ी होगी, और आप कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम होगे जीवन में। तो अगर हम अपने बच्चों में ये विचारधारा पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं कि हमें पढ़ना क्यों है, हम एक्चुअली क्या होता है, स्कूल भेजा क्यों जाता है बच्चों को, कि वो कुछ पढ़ना लिखना सीख जाएं। और सबसे ज्यादा आवश्यक है आज की डेट में कि पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि बच्चों को एक्चुअली पढ़ाना क्या है और क्यों पढ़ाना है, उसका कारण क्या है, उसका महत्व क्या है। क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को आपके पास लाएं और बोले कि मैं इसको एक अच्छा शिक्षक और टीचर बनाना चाहता हूँ। और कितनी बार हमने अपने पेरेंट्स को ये मोटिवेशन दिया कि आप अपने बच्चे को बड़ा होकर शिक्षक या टीचर बनाइए। कारण क्या है उसका, क्यों नहीं वो बताने का कारण नहीं, क्या है, हम क्यों नहीं बताते कि शिक्षक बनाइए अपने बच्चे को। ये कहीं ना कहीं हमारे मन से ही निकल कर आ रहा होता है। ये प्रतिबिंब हमारे ही मन से आ रहा होता है कि हम क्यों नहीं बनाना चाहते बच्चों को शिक्षक। अगर हमने कारण दे दिया किसी को भी, अगर हम लोग क्यों जाते हैं स्कूल पढ़ाने, हम शिक्षक होने के नाते क्यों स्कूल पढ़ाने जाते हैं, क्या कारण है हमारे स्कूल जाने का? जी हाँ जी, बताना चाहेंगे? जी सर। हाँ हाँ सर। अब ये सर जी, जैसे हम स्कूल जैसे सर स्कूल क्लास जाने में का कारण क्या है हमारा? हम एक चीज, सर जैसे क्लास में जो रेशियो रहता है 1:30 रहता है बच्चों का, तो उसमें मतलब पूरे के पूरे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब जी बिल्कुल। दो चार बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जिनके पेरेंट्स बच्चों की बात मानते हैं। मतलब बच्चे ने जो कह दिया कि स्कूल में ऐसा हुआ, टीचर ने हमारे साथ ऐसा किया, तो वो बच्चों को सर्वोपरि मानते हैं, तो बच्चों की बात को लेकर वो स्कूल में आ जाते हैं। वो सिर्फ वही पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इस चीज पर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते सर। उनको उनको मतलब अपनी जी व्यवसाय से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है बच्चों को देखने के लिए। वही पेरेंट्स आते हैं सर, बाद बाकी नहीं जी, आते हैं। ये भी हम प्रॉब्लम ये वाला आपका ये वाला पॉइंट पार कर रहे हैं, हम इसके बाद बात करेंगे। हम जी हाँ जी, आपसे एक प्रश्न हम कर रहे थे, है। आप स्कूल क्यों जाते हैं, प्रतिदिन स्कूल क्यों जाते हैं, क्या कारण है उसका? सर देखिए, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए ये कार्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होता है।
जैसे अपने जीवन को आगे चलाना है तो उसके लिए कुछ इनकम तो करना पड़ेगी, और बिना स्कूल जाए जी, हुए तो इनकम कुछ कोई भी वर्क हमारा होता है। हमारा लक्ष्य हाँ जी, हमारा लक्ष्य है पैसे कमाना, इसलिए हम स्कूल जाते हैं। जी सर। ठीक है, बच्चे बच्चे का क्या लक्ष्य है स्कूल आने का? बच्चे का लक्ष्य है कि अपना मतलब शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षा ग्रहण करके आगे चल के हम एक बड़ा आदमी, अच्छा इंसान बने। यस, बिल्कुल सही। शिक्षा ग्रहण करके वो प्राप्त करे, लेकिन क्या हमने कभी बच्चों से बात की उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं? हाँ सर, बच्चों से बात की कितने सब। बच्चों को क्लियर है बड़े होके क्या बनना चाहते हैं वो? सभी बच्चों से बात करते हैं, ऐसे पढ़ाते समय सभी बच्चों से बात करते हैं कि आगे आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, कि पढ़ करके आप क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है, ये सारी चीजें जी होती हैं क्लास में बच्चों से। जी, तो बच्चों के अलग अलग आप ड्रीम्स होते होंगे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिसमैन, कोई आर्मी में जाना चाहता है ना? तो ऐसे अलग अलग तरीके से बच्चे बताते हैं, तो हमें उनके लक्ष्य से, उनके गोल से उनको अटैच करना है। तो अभी एक्चुअली जो आपका प्रश्न था, हम बात अगर करें कि अगर हम टेक्निक्स की बात करें, तो ये जो पूरा प्रोग्राम आदर्श शिक्षक वाला बनाया गया है, इसमें अलग अलग लेवल्स पर आप, जैसे अभी ये नॉर्मल चीजें हम लोग बात कर रहे हैं व्यवहार से रिलेटेड, ये जो टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आने वाले हैं कि हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, क्या सिखा सकते हैं, पढ़ाने की क्या टेक्निक्स हैं, नए टूल्स और टेक्निक्स हैं, वो भी आने वाले हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा सेमेस्टर इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो आज हम वो बातें करने वाले हैं जो आज के लिए हमें टॉपिक डिसाइड हुआ है जेएसएस की ओर से। ठीक आपका ठीक प्रश्न बिल्कुल बहुत वैलिड है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और ये सबसे ज्वलंत प्रश्न है एक्चुअली शिक्षा के मामले में, स्कूल के सामने और शिक्षकों के सामने। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा करिकुलम और एक कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें हम बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, बच्चों के साथ कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बच्चों को किस तरीके से नई शिक्षा नीति से के साथ संलग्न कर सकते हैं। जो एनईपी 2022 आया है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 आ रहा है, उसमें भी कैसे वही जीवन कौशल से रिलेटेड, लाइफ स्किल से रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ाए जाने वाले हैं आपको आने वाले समय में। ये सारी टेक्निक्स है। तो आज हमारे को जो टॉपिक मिला है हम उस पर ही बात करना है। ओके सर। आशा करता हूँ मैं आपको आपके प्रश्न का कुछ हद तक आंसर दे पाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं, आलस्य का त्याग। अगर हम आलस्य का त्याग करना चाहते हैं तो उसके लिए, जैसे आप सभी लोगों ने बहुत बार ये समय सारणी की बात सुनी है, टेबल, आपने टाइम टेबल सुना होगा, बच्चों के लिए बनाया है, तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि अपने जितना भी हमारा टाइम टेबल है उसको, कार्यों को ना 4 भागों में विभाजित करना है। तो 4 भाग क्या होंगे? पहला भाग होता है आवश्यक और तत्काल। आवश्यक और तत्काल, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, घर के अंदर सिलेंडर खत्म हो गया, अभी क्या हो गया, वो आवश्यक और तत्काल हो गया। कारण क्या है कि अभी खाना बनाना है तो हमें सिलेंडर चाहिए चाहिए। अभी मान लीजिए बिजली का बिल नहीं भरा था और लास्ट डेट है, तो वो आवश्यक और तत्काल हो जाता है, क्योंकि आज नहीं भरते हैं तो पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगने के साथ साथ भी कर सकती है, उससे घर के अंदर समस्या पैदा हो सकती है। सात को 4 भागों में करना है आज। आवश्यक एवं तत्काल, यानी कि ऐसे कार्य हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अर्जेंट भी हैं, यानी कि वो आज अभी करने ही है। दूसरा है आवश्यक है, मान लीजिए हमारे को आदरणीय दीपक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वॉइस ज्यादा है, या तो अन्य लोगों के माइक म्यूट नहीं है। कृपया आप सब जितने भी मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं सब अपना माइक बंद रखें, और आदरणीय दीपक जी भाई साहब जो बात बोल रहे हैं, दीपक जी गर्ग जी नोएडा से, उनको सुनने की कोशिश करें। आप लोग अपने माइक म्यूट करके रखें, जब तक आप म्यूट नहीं करेंगे तब तक उनकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंचेगी। इसलिए सबसे निवेदन है कि जब आपको बोलने का कहा जाए तब आप लोग बोलें, अभी हमें उनकी बात को सुनना है, इसलिए आपस में माइक म्यूट करें और उनको सुनने का प्रयत्न हम करते हैं। दीपक जी से निवेदन है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी धन्यवाद। अगर हम बात करते हैं 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं,
तो अभी एग्जाम्पल हमने लिया कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तो वो क्या हो गया था हमारे लिए आवश्यक तत्काल। लेकिन अगर हमें पता है कि गैस सिलेंडर हमारा 10 दिन बाद खत्म होने वाला है, तो उसकी बुकिंग हमें करनी है और लेकर आना है, तो वो क्या होगा, हमारे लिए आवश्यक है, तत्काल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस डेट में नोट करके रखेंगे कि ये गैस सिलेंडर इस दिन हमें बुक करना है और इस दिन लेकर आना है। या बिजली का बिल, मान लीजिए आज 28 अप्रैल है और 10 मई उसका लास्ट डेट है, तो हम 10 मई के आसपास 9 मई 8 मई में लिखकर रखेंगे कि बिजली का बिल जमा करना है। आवश्यक है पर तत्काल नहीं है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। फिर आवश्यक नहीं पर तत्काल है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज आ जाती है आपके लिए आवश्यक नहीं था, मान लीजिए कोई गेस्ट आ जाते हैं आपके यहाँ, तो वो आवश्यक नहीं था क्योंकि आपको पता ही नहीं था, लेकिन वो एकदम से आ गए, अब उनको उनके साथ बैठना भी है, उनकी आवभगत भी करनी है। या हो सकता है कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या हो सकता है कोई ऐसा काम आ जाए जो एकदम से किसी पड़ोसी की जरूरत पड़ जाए और उसको मदद करने जा रहे हैं, तो वो हो सकता है आपके लिए आवश्यक ना हो लेकिन तत्काल हो जाए। जैसे मान लीजिए एकदम से फोन रिंग बज जाए, आप अभी बैठे हुए थे और फोन रिंग बजे, तो आपके लिए वो एकदम तत्काल हो जाता उठाना। अभी तो पता नहीं था कि फोन आएगा, आवश्यक की श्रेणी में डाला नहीं था, लेकिन वो तत्काल है। और चौथा हमारे लिए आता है कि ना तो आवश्यक ही है ना तो तत्काल, यानी उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है जीवन में। वो ऐसे काम होते हैं जो कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं, वो हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है, तत्काल भी नहीं, लेकिन फन एलिमेंट है। हो सकता है हम टीवी देखते हैं, कुछ भी ऐसा कार्य हो सकता है, या हम गपशप करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, तो ये ऐसे हैं कार्य जो आवश्यक नहीं है और तत्काल भी नहीं है। तो हमें इन चतुर्थ श्रेणी में यानी कि चौथे सेक्शन में डाल देना चाहिए। 1 2 3 4 के प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स को बनाना है। पहला है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, यानी कि आवश्यक भी तत्काल भी है। दूसरा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। तीसरा है जो हमारे लिए बहुत अर्जेंट हो गए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं थे। चौथा है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं, अर्जेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने दिन को निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं और प्लान करके चलते हैं, तो हमारा दिन बहुत सुंदर और बिल्कुल बढ़िया तरीके से गुजरता है और हम अपने सारे लक्ष्य पूरे करने में सक्षम हो पाते हैं दिन के पूरे होने से पहले पहले, क्योंकि हमने एक प्रॉपर प्लानिंग की होती है। हमें अपने दिन और घंटे का हिसाब पता होता है कि कौन सा कार्य कब कब करना है और कौन से कार्य को करने के लिए कितना समय लगना है। मान लीजिए ये हमारी 8 से 9:30 की एक वेबिनार है, हमने दिन पहले से डिसाइड किया हुआ है, समय हमने डिसाइड किया हुआ है, तो हमें पता है हमें पिछले हफ्ते तक ये हमारे लिए आवश्यक और तत्काल नहीं वाली श्रेणी में आती थी, लेकिन आज ये जैसे ही 8 बजने वाले हुए तो ये आवश्यक और तत्काल की श्रेणी में आ गई, यानी कि पहले नंबर पर आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो आने वाली जितनी वेबिनार्स हैं वो आपके लिए आवश्यक है लेकिन तत्काल नहीं उस श्रेणी में आएंगी, और जिस दिन वो वेबिनार होगी जब, तो आवश्यक और तत्काल वाली श्रेणी आज के दिन में वो आपके लिए हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जीवन में हम लोगों को आदत बनानी है कि अपनी एक टाइम टेबल डायरी को मेंटेन करना, और ये हम जो यहाँ बातें कर रहे हैं ये हमें बच्चों के साथ प्रयोग करनी है। उनको उनका लक्ष्य निर्धारण करना, गोल सेटिंग्स करनी, उनको अनुशासन में रखना, उनको जीवन में किस तरीके से अपना एक स्वस्थ शरीर रख सकते हैं, स्वस्थ मन बना सकते हैं, और उसके बाद वो किस तरीके से अपने अपने कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं दिन प्रतिदिन। गंदी आदतें छोड़ें। जैसे हम बात करें, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर कोई भी ये डोमिनोज गिर रहा है और अगर ये गिरता चला जाए तो बाकी को भी गिराता चला जाएगा, लेकिन हम बीच में अगर रोक दें इसको तो ये बाकी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, बाकी के ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। तो ऐसे ही होता है, एक बार अगर छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में आती चली जाती हैं तो हम उन आदतों के गुलाम होते जाते हैं और हमें पता भी नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने धूम्रपान करते देखा होगा, बहुत सारे लोगों को आपने गुटखा खाते देखा होगा, समाज में बहुत सारे लोगों को देखा होगा मद्यपान करे हुए, है ना। उससे उन्होंने अपने जीवन को भी खराब किया है, अपने शरीर को भी खराब किया है, समाज को भी खराब किया है। उसके साथ अगर हम बात करें, जो आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं उसकी लिस्ट बनाएं, और आपको जो नहीं करना है उसकी स्पष्टता जरूरी है। जैसे कि हमने बात की चतुर्थ श्रेणी, जो भी कार्य आपको आवश्यक नहीं है उसमें डाल दीजिए और उसके विषय में बाद में सोचिए। जो हमारा दिन है, जो हमारा क्वालिटेटिव टाइम है, सुबह उठने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं अगर, या सुबह सुबह 8 9 10 11 बजे का समय है, उसमें हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कार्य करने की आवश्यकता है ना। फिर 4 5 6 7 बजे का काम है जब हम सोकर उठते हैं, अगर सोने की किसी को आदत है, अगर वो स्कूल से वापस आया और आराम किया है थोड़ा सा, उसके बाद वो अपने दिन को फिर से शुरू करता है, तो उसमें ऊर्जा फिर से आ जाती है। तो 4 5 6 7 बजे आज क्या काम करने वाले हैं, तो हमें श्रेणी और 3
श्रेणी 4 पर काम सबसे ज्यादा करना है। हमारे जीवन में ऐसे कौन से कार्य हैं जो श्रेणी 3 और 4 में आते हैं और हम उन पे सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम लगा रहे हैं, जबकि वो हमारे लिए ना तो अर्जेंट है और ना ही वो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी उनका इतना ज्यादा महत्व नहीं है। हमें वो कार्य दिन प्रतिदिन उस श्रेणी में डालते जाना है और श्रेणी 1 और 2 पर हमें फोकस करके रखना है। श्रेणी 1 में क्या करना होता है, तुरंत करने हैं। श्रेणी 2 में हम डेलीगेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पता है कि बिजली का बिल जमा करना है या कोई ऐसा काम करना है कि हम किसी और फ्रेंड से कर सकते हैं, या कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है वहां जा रहा है, उधर की सब तरफ जा रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं भाई हमारा काम कर देना। तो हमने अपना समय भी बचा लिया और उसको डेलीगेट कर लिया उस कार्य को, और हमने वो कार्य करा भी लिया। तो इस तरीके से हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कई बार हम करते भी हैं। निष्ठा क्या है? अगर हम निष्ठा की बात करें, दृढ़ता पूर्वक टिके रहना, ठहरे रहने की अवस्था या भाव, मन में होने वाला दृढ़ निश्चय विश्वास। हम निष्ठा, जैसे हम बात करते हैं ना, मैं इनमें निष्ठा है, यानी कि कई बार हम अपने गुरुओं में निष्ठा होती है, कई बार हम अपने बड़ों में निष्ठा होती है, कई बार किसी देवता में निष्ठा होती है। तो हमारा क्या होता है, हमारा दृढ़ संकल्प और विश्वास होता है उनके ऊपर कि हमें जो राह दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, जो ही मार्गदर्शन करेंगे, जो भी हमें बताने वाले हैं, तो ये सही है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा है, महत्वपूर्ण है। या हमारी किसी देवता के ऊपर निष्ठा है, तो हमें पता है अगर हम उनकी शरण में जाते हैं, हम उनके पास जाकर बैठते हैं, तो हमें कोई मार्गदर्शन मिलेगा या हमारे जीवन में चल रही चुनौतियों का समाधान हमें मिल पाएगा। तो ये क्यों जरूरी है? प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारण उनका समर्पण का भाव होता है, जो उद्देश्यों और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। यानी कि ये सीधा सीधा संबंधित है हमारे लक्ष्यों से, जीवन लक्ष्यों से, गोल से। हमने जो लक्ष्य बनाया है उसमें निष्ठा है, अगर हम उसके प्रति निष्ठावान है कि ये लक्ष्य बिल्कुल सही है और हमें प्राप्त करना है, और हम निष्ठा के साथ उसके पीछे लग जाएं और उसे पूरा करने के लिए कार्य करना शुरू कर दें, और अपना गोल सेट प्रॉपर करके, और हम अपनी ये श्रेणियां बना लें 1 2 3 4 कार्य करने की, और हम जितनी भी नकारात्मक चीजें अपने जीवन से निकाल दें, हम जितने भी नकारात्मक कार्य अपने जीवन से निकाल दें, हम ऐसे वो कार्य जो हमारा समय खाते हैं, जो हमारी समय को बर्बाद करते निकाल दें, तो हम अपने लक्ष्यों के पास जल्दी पहुंच पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास एक पिज्जा रखा हुआ है, वो पिज्जा आप खाने जा रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति आया और एक छोटा सा पीस उठाकर खा गया, फिर एक और दूसरा व्यक्ति आया और दूसरा पीस उठाकर खा गया, एक और व्यक्ति आया और तीसरा पीस उठाकर खा गया। 8 में से आपके वो 5 पीस बचे, आपको कैसा फील होगा? समझ सकते हैं मन स्थिति? ये पिज्जा आप समझिए आपका दिन का समय है, और कोई आया और आपको समय लेकर चला गया, आपका समय बर्बाद हुआ। ये बहुत सुंदर एग्जांपल है, याद रखिएगा। अगर कोई भी आपका समय बर्बाद कर रहा है, यानी कि आपका एक पिज्जा का पीस खराब कर रहा है, यानी कि आप जो टेस्ट लेना चाह रहे थे, आनंद उठाना चाह रहे थे, वो बर्बाद किया है। तो किसी को भी आप ऐसी अनुमति ना दें कभी भी दिन में कि वो आपका समय बर्बाद कर सके, है ना? तो हमें अपने समय का सदुपयोग किस तरह करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए। तो अपने प्रत्येक सफल व्यक्ति को, उसने जब भी अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान फोकस किया, ध्यान केंद्रित किया और निष्ठा के साथ लगा, तो उसने वो लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त किए। एक एग्जांपल देख सकते हैं, निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा दिखाई, अपना जीवन भी दे दिया, लेकिन आज सभी के लिए रोल मॉडल बने और लोगों की वजह से आजादी मिली। इनकी निष्ठा थी कि मैं समाज को बदल कर रहूंगा, अपने भारत का नाम रोशन करूंगा, और उन्होंने देश विदेश में जाके स्वामी विवेकानंद ने नाम रोशन किया, और आज हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। कर्तव्य बोध है। तो एक और बहुत सुंदर आपने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, दशरथ मांझी जी की। उनकी जो वाइफ थी, उनको मेडिकल एड ना मिलने की वजह से उनका देहांत हो गया। कारण था कि उनके गांव और शहर के बीच में 70 किलोमीटर का फासला था, और वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। तो उन्होंने उनके बाद एक प्रण लिया कि मैं इस रास्ते को हटाकर रहूंगा, इस रास्ते को छोटा करके रहूंगा, इस पहाड़ को हटाकर रहूंगा। तो उन्होंने अकेले 10 वर्षों तक टहनी हथौड़ा लेकर प्रयास किया, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है दशरथ मांझी के ऊपर, आपने शायद देखी हो सभी ने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी शायद उन्होंने काम किया था। तो क्या हो रहा है उसमें, उन्होंने उस पहाड़ को काट कर रख दिया, और वो पहाड़ काटने के बाद उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता ऐसा क्लियर कर दिया कि किसी को भी मेडिकल एड के लिए ना इतना लंबा ना काट के जाना पड़े। उनका गांव और शहर को मिलाकर रख दिया। यानी कि अपने जीवन में इसको इस तरीके से हम ले सकते हैं आइडेंटिकल रूप में, कि अगर हम सोचें
कि हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी पहाड़ आएगा हम उस पहाड़ को हटाकर रख देंगे तो हमारे जीवन लक्ष्य अवश्य प्राप्त होंगे। तो हमें बच्चों के अंदर यही भावना जागृत करनी है कि वो अपने जीवन की चुनौतियों को किस रूप में लेते हैं। अपने जीवन की चुनौतियों को क्या पहाड़ के रूप में लेते हैं या वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं कि ये चुनौती आई है तो मेरे लिए आगे बढ़ने की एक बहुत ही बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है। ये हमें सोचना है। हमारे सामने बहुत सारे चुनौतियां दिन प्रतिदिन आती हैं, हम उनको किस रूप में लेते हैं, किस रूप में लेते हैं। सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़ते रहते हैं तो हम किसी भी तरीके के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं जीवन में। ये धैर्य का चमत्कार है। जीत की इच्छा रखें, हारने की नहीं। जो हम सकारात्मक बात कर रहे हैं, सोच रख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी और पढ़ाई हैं। ये सारी चीज एडिसन के बारे में हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं, अब्दुल कलाम जी के बारे में सब जानते हैं, मोदी जी के बारे में सब जानते हैं और ये हम बहुत सुंदर सुंदर प्रेरक हैं, अपने बच्चों को सुनाते और सिखाते भी हैं। तो अगर उन्होंने ठान लिया, उन्होंने निष्ठा रखी कि मैं करके रहूंगा एक आविष्कार बिजली का बल्ब बनाने का, अगर उन्होंने ठान लिया कि मैं देश को आजाद करके, इन्होंने ठान लिया कि हम मिसाइल लॉन्च करके रहेंगे, रॉकेट बना के रहेंगे, और अगर इन्होंने ठान लिया कि मैं देश के अंदर बदलाव ला के रहूंगा, चाहे मैं चाय बेचता हूँ लेकिन आने वाले समय में कुछ बड़ा करूंगा देश के लिए, तो आज हम सभी लोग साक्षी हैं। इन सभी में एक बात कॉमन थी, वो थी निष्ठा। निष्ठा से सफलता प्राप्त कैसे की, निष्ठा अपने लक्ष्य के प्रति, निष्ठा अपनी कैपेबिलिटीज के प्रति, निष्ठा अपने गोल के प्रति, निष्ठा अपने विजन के प्रति। अगर ये निष्ठा हमारे अंदर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है? हमें विचार करना है मन में, हमें विचार करना है अपने बारे में, बैठकर सोचना क्या हमने कभी किसी चीज के प्रति निष्ठा दिखाई हो, सफलता? क्या हमने अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिलेशंस में कभी निष्ठा से किसी को सफलता प्राप्त करते हुए देखा है? तो वो शेयरिंग आप अवश्य कीजिएगा ग्रुप में। अगर हम बात करें संकल्प से सफलता प्राप्ति की, संकल्प क्या है? संकल्प कई बार हमने देखा है कि बोलते हैं कि मैंने संकल्प ले लिया है ना, मैंने बीड़ा उठा लिया है, या पंडित जी से कई बार सुना होगा कि आप संकल्प लीजिए। तो संकल्प क्या होता है? संकल्प होता है कि हमने हमने विचार मन में लाए और उसके प्रति हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने संकल्प ले लिया कि हम अपने मोहल्ले को साफ करने वाले हैं। हमने संकल्प ले लिया कि हमारे आसपास कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। हमने संकल्प ले लिया कि हमारे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति भूखा ना रहे। कोई भी एक संकल्प लिया, हमने एक संकल्प किसी भी रूप में लिया जा सकता है। अगर वो हमने संकल्प लिया है और उस प्रति हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उस कार्य को कैसे कर सकते हैं? संकल्प किसी कार्य के प्रति समर्पित होना है। जैसे हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, हम दिन प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके जीवन बदलाव लाते हैं। देखो, हम पढ़ाते तो ABCD हैं, हम पढ़ाते तो 1 + 1 2 ही हैं, हम पढ़ाते तो 2 × 3 = 6 ही हैं। हम ऐसे क्या बड़ा काम कर रहे हैं सोचिए। लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि उसे वो आता नहीं है। जिस भी लेवल पर जो बच्चा है जिसको टेबल्स नहीं आते, अगर हम उसे सिखाते याद करते, देखिए उसके अंदर क्या अचीवमेंट आता है, कितना खुश होता है। सबको जाकर बताएगा घर पर, क्लास में खुश होगा कि हाँ मुझे टेबल आ गया, मैंने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, मैंने डिवाइड करना सीख लिया, आज मैंने नए शब्द सीखे, ये वो सीखे। तो क्या होता है कि हम हर लेवल पर एंजॉय करते हैं अपने अचीवमेंट्स को, है ना। तो हमें सोचना है कि बच्चा जिस लेवल पर है वो उसको एंजॉय करे जो उसने सीखा है, ना कि सिर्फ मार्क्स आने के लिए उसको पढ़ा रट रहा है। वो अपने दिमाग में सोचे कि मैंने आज एक नई चीज सीखी है, मैंने आज एक नया टूल सीखा है, मैंने एक नई विधा सीखी है, नया कौशल प्राप्त किया है। अगर वो उसको एंजॉय करना सीख जाए, अगर उसको मजा आने लग जाए उसमें, तो फिर आवश्यकता नहीं है, फिर वो आके खुद कहेगा कि हाँ आप मुझे एक और नई चीज सिखाइए सर, मुझे एक और नई चीज सिखाइए मैम, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कल आपने 2 का टेबल सिखाया, 3 का टेबल सिखाया, आज मुझे आप 4 का सिखाइए। बड़े बच्चे हैं, उनको और कुछ सिखा सकते हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है। जापानीज लैंग्वेज में अगर बोलें तो काइजन होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जब हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं, सतत प्रयास करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने का। हम लोग पहले चलना भी नहीं जानते थे, फिर हमने गिरते पड़ते चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, फिर साइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा, कार चलाना सीखा, फिर हो सकता है हम कोई नई बड़ी गाड़ी चलाना सीखें,
हमें कुछ लिखना नहीं आता था, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, हो सकता है हम कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं, हो सकता है हम संस्कृत सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है हमारे जीवन में। हमने गुण कौशल स्किल्स को बढ़ाते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन ना आनंद, इसका आनंद उठाना है, इसको दिन प्रतिदिन अपनी सफलता और अपने आप को बधाई देना आवश्यक है। हमने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं आज सुबह से शाम तक, उसको याद कीजिए और उनके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड पे करना है, जिन लोगों ने हमें इस सफलता को प्राप्त करने में हमारी मदद की, या हमने वो सफलता प्राप्त की तो अपने आप को शाबाशी देनी है। यस दीपक, आज आपने बहुत अच्छा काम किया, आज आपने अचीवमेंट्स किए। खुद को शाबाशी जिस दिन देना हम सीख जाएंगे, अपनी काबिलियत हम अपने गुणों को परखना सीख जाएंगे, जिस दिन हम अपने आप को प्रेम करना सीख जाएंगे, उस दिन हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों को सिखाना है। एक्चुअली हम लोग यहाँ शिक्षक होने के नाते जो भी यहाँ सीख रहे हैं, हमारा सीधा सीधा संबंध बच्चों से है, तो हमें बच्चों को सिखाना है, बच्चों को उनके अचीवमेंट्स पर उनको खुद शाबाशी देना सिखाना है, हमें उनको प्रोत्साहित करना, शाबाशी देनी है, तो उससे उनके अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा होती है। अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति समर्पित होने की पूर्ण इच्छा, शक्ति एवं विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को संकल्प कहते हैं। एक संकल्पवान व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य की प्रति पूर्ण समर्पित होता है, तो वो अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी और प्रेम के साथ करता है, उसको करने में मजा आता है। उसके बाई प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? उसके बाई प्रोडक्ट है कि उसको फेम मिल रहा है, उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं उसको पैसा मिल रहा है, उसको बाई प्रोडक्ट है कि उसको हो सकता है कि प्रमोशंस मिले। लेकिन उसको मजा जब आने लग जाता है जिस कार्य करने में, जैसे हमें ये कार्य करने में बहुत आनंद आता है, ये आप सभी लोगों से बात करना हमारा शौक है, हमारा पैशन है कि सभी से मिलना, बातें करना, उनसे विचार विमर्श करना, है ना। तो ये जो करने में आनंद आता है, जो पैशन है, जब ये करना हम सीख जाते हैं और उसको जीना सीख जाते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। अगर हम बात करें कि संकल्प हमारे जीवन में हम कहाँ देख पाते हैं, तो हम देख पाते हैं अपने गोल्स के प्रति, हम देख पाते हैं अपने रिलेशंस के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, हम अपने शिक्षक होने के नाते देख पाते हैं। अगर कोई व्यवसाय करता है तो अपने व्यवसाय में देख पाता है, दुकानदार होने के नाते ग्राहक के प्रति, है ना। अगर वो ऑफिस में कार्य करता है तो अपने कलीग के साथ, अपने काम के साथ, अपनी मित्रता में हम देख पाते हैं। तो ये हम सारे जितने भी हम लोग देखते हैं कि हम संकल्पवान है अपने अपने मित्रता के प्रति, अपने संबंध के प्रति, अपने गोल्स के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, तो वो हमें दिखाता है कि हम संकल्पवान हैं। तो हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, हम सभी संकल्पवान हैं, क्योंकि हमने कोई ना कोई संकल्प लिया हुआ है। हमने अपने मित्रों के प्रति भी संकल्प लिया है, वो निभा रहे हैं। हमने अपने रिलेशन के प्रति भी संकल्प लिया हुआ है, वो भी हम निभा रहे हैं। हमने अपने बच्चे परिवार के प्रति संकल्प लिया है, हम निभा रहे हैं। हमने अपने स्कूल में जो हम कार्य करते हैं, हमने विद्यार्थी हैं उनके प्रति संकल्प लिया है, हम निभा रहे हैं, है ना। तो ये हम संकल्पवान हैं, ये प्रदर्शित करता है सभी को, है ना। तो अगर हम बात करें संकल्पवान व्यक्ति अपने संबंध के बारे में क्या सोचता है, तो वो सोचता है कि मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं प्रवाह करता हूँ। अगर मेरे को छोटा सा एक त्याग करना पड़े लेकिन मेरा रिलेशन बच जाए, तो हाँ मैं वो करूंगा। मैं अपने मित्रता के लिए करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए करूंगा, अपने रिलेशन के लिए करूंगा। मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई ग्राहक है, दुकानदार है, तो कहेगा दुकानदार अपने व्यवहार से दिखाएगा कि वो ईमानदार है, मैं आपको जो सामान दे रहा हूँ वो मैं उच्च क्वालिटी का और सही दाम पर दे रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, उसके यहाँ कस्टमर विश्वास के साथ आने लग जाते हैं। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, यानी कि जब हम किसी भी तरीके से फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, मान लीजिए मैं संजय जी का मित्र हूँ और संजय जी के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, संजय जी आवश्यकता है, बोले हाँ तुरंत बताइए क्या मदद करूँ। तो ये जब संजय जी ने बोला कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, बस इतना ही काफी है। हो सकता है आधी समस्या उसी समय समाप्त हो जाए कि हाँ मेरे मित्र ने बोलिया कि हाँ मैं कर दूंगा मदद, तो मेरे को लगा ठीक है, हिम्मत बढ़ गई। तो हम निराश नहीं होने देते अपने संबंधों में, है ना, अपने शिक्षक होने के नाते, अपने विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, तो हम लोग संकल्पवान हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। परेशानी होने के बावजूद भी मैं वहां रहूंगा, है ना। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या चल रही है लेकिन उसके बाद भी मैं अपने मित्रों की, अपने पड़ोसियों की या किसी तरीके से अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार खड़ा हूँ, तो मैं संकल्पवान व्यक्ति हूँ। मैं अपने कार्य को महत्व देता हूँ। मैं आपको अच्छे समय या बुरे समय में निराश नहीं होने दूंगा, यानी कि कैसा भी समय आपके जीवन में हो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो ये एक संकल्प होता है रिश्तों के लिए, संकल्प होता है समाज के लिए, संकल्प होता है परिवार के लिए। और संकल्पहीन व्यक्ति की पहचान अगर हम करना चाहें तो क्या है,
मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कमिट नहीं कर सकता। वो ऐसे बहुत सारे लोग आपको जमाने में मिलेंगे, कहेंगे भाई ट्राई करता हूँ, लेकिन पता नहीं है करेगा नहीं करा। फिर सब उसके बारे में समझ भी जाते हैं, भाई इसकी बात मत सुनना या इस पर भरोसा मत करना, ये व्यक्ति ऐसा है। मैं ये करूंगा लेकिन वो भरोसा मत करना, और सीधा सीधा बोल भी देता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं वहां रहूंगा, लेकिन अगर ज्यादा कोई आशा मत रखना। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, आवश्यकता के समय बहुत सारे लोग आपको नदारद मिलेंगे। उनकी 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 जो व्यक्तित्व है सभी को पता होता है, अगर आवश्यकता पड़ जाए तो पता है भाई ये व्यक्ति आएगा नहीं। अगर हाँ पार्टी हो रही है, खाना पीना हो रहा है, तो सबसे पहले आपको प्रकट मिलेंगे। जब तक आप अच्छा काम करेंगे तब तक मैं वहां रहूंगा, यानी कि आप करते रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन आपने बोला कि करना पड़ेगा कार्य, है ना, तो फिर गायब मिलूंगा। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको अगर जरूरत पड़ गई स्वास्थ्य में या किसी तरह की मदद, तो गायब मिलेंगे ऐसे व्यक्ति। मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक कोई बेहतर परिणाम ना मिले। यानी कि ऐसे सेल्फिश लोग भी मिल सकते हैं कि लगे भाई ठीक है मेरा काम चल रहा है तो मैं आपके साथ हूँ, है ना, नहीं चल रहा तो गायब। तो इस तरीके के व्यक्तियों की पहचान हम कर सकते हैं कि संकल्पवान व्यक्ति क्या हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी हमने इतना डिस्कशंस किए, अगर किसी के कोई प्रश्न, हमने जो डिस्कशन किया है, अगर किसी को कोई प्रश्न है, अगर कोई अपने मन में जिज्ञासा है, या हम बताना चाहते हैं, कोई उदाहरण देना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हो, तो मंच आप सभी के लिए खुला हुआ है। तो हम ये बातें करना चाहेंगे, बहुत अवश्य हम आपको सुनना चाहेंगे, और आप हमने खुले दिल से बात करिए, जो भी मन में विचार है। तो आशा करेंगे कि हम सभी वो बातें खुले मन से करें। जी, सभी का स्वागत है। आप हैंड रेज करके अपनी बातें रख सकते हैं, जिससे कि हम बचे हुए 15 मिनट का सदुपयोग कर सकें। प्रमोद जी सर, हमारे विद्यालय के जो खनिया दाना विद्यालय के प्राचार्य जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आप कुछ कहें हम लोगों के लिए। दीपक जी जुड़े हुए हैं। सभी को जय जय। जी, मैं यही कहना चाह रहा था, दीपक जी ने काफी विषयों पर चर्चा की, अनुशासन में लक्ष्य, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, इन सभी चीजों पे आपने चर्चा की। चर्चा अच्छी सार्थक चर्चा रही, और निश्चित रूप से इन सारी चीजों को हम अपने आचरण में उतारेंगे, और उन सारी चीजों को हम बच्चों पर शिक्षा के उसमें काफी योगदान मिलेगा। बच्चों को आगे प्रगति के रास्ते पर वो अच्छी तरह आगे आ सकते हैं। यही कहना चाह रहा था मैं। अपना प्रशिक्षण बढ़िया चल रहा है, और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि सभी शिक्षकगण जो भी जुड़े हुए हैं, सभी जो सीख रहे हैं और उसको अपने आचरण में भी उतारें, और अपनी कक्षाओं में जब भी कक्षा चालू होगी तो बच्चों पे इन सब चीजों को बहुत आत्मविश्वास के साथ उन पर लागू करें, तो निश्चित रूप से बच्चों का बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समराइज किया। आवश्यकता है हमें बच्चों के साथ काम करें। जी, आगे कौन अपने विचार रखना चाहेंगे? जी, कपिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? कपिल यादव जी। कपिल सर, अब हमारे विद्यालय से ही अध्यापक हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए कपिल सर। सभी लोगों से निवेदन है, सभी अपने अपने प्रश्नों को, अपनी अपनी बातों को रखें, सभी आगे बढ़े उसमें। हाँ कपिल बोलो। देखिए, ये खुला मंच है, परिवार है, कभी आप बिल्कुल संकोच नहीं करें। और हमने एक बहुत अच्छी बात अपने जीवन में सीखी कि जो भी छोटे छोटे स्टूपिड आइडियाज है ना, उन्होंने ही जीवन को बदला है। चाहे कोई भी आप आइडिया उठा के देख लीजिए, हम बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग करते हैं ना, वो बहुत ही स्टूपिड आइडिया था। वो सेफ्टी पिन का प्रयोग करते हैं सभी लोग जीवन में, वो बहुत ही छोटा सा स्टूपिड आइडिया था, लेकिन उसने क्रांति लाई, और उसने देखिए आज कपड़े पहन का ढंग बदल दिया सबका। तो हमारे मन में जो भी विचार आते हैं ना, वो बहुत कीमती होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं, उनको बाहर लाइए। अब बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो, आप ये भूल जाइए किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा। आप बोलिए, आप बताइए, वो आवश्यक है। क्योंकि हो सकता है कि एक सुंदर विचार आपके मन में ही रह जाए, वो सबके सामने ना पाए, है ना।
तो आवश्यक है कि हम वो विचार अवश्य रखें। कोई भी मन में जिज्ञासा आई, कोई भी प्रश्न आया, जो भी हमने बातें की उस विषय में, अगर आप सहमत हैं तब भी, आप असहमत हैं तब भी, अवश्य बात कीजिए। ये टू वे कम्युनिकेशन है और आनंद तभी आता है जब हम आपस में चर्चा और विचार विमर्श करें। और आने वाले सप्ताहों में आपको और बहुत भी आनंद आने वाला है, क्योंकि अलग अलग नए नए तरीके टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। जी बोलिए कपिल सर। हमारे पास 11 मिनट बचे। हाँ, कपिल सर बात रख रहे थे अपनी। कपिल सर, कपिल अनम्यूट कर लो भैया। कपिल सर आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, जो माइक का ऑप्शन है उसको टच करो आप, सबसे पहला ऑप्शन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, शायद बाद में बोलेंगे वो, अभी। जी मीनू जी, मीनू जी, दीपक जैन जी, आपसे आप भी अपने विचार रख सकते हैं। क्या आपको लगा, हमने क्या सीखा और हम कैसे तो प्रयोग कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल भाई साहब, मैं अभी बात रखूंगा। अभी मीनू जी कुछ बोल रहे हैं, मैंने बहुत सारे बिंदु लिखे हुए हैं। मैं आपसे बात करूंगा, अभी 2-3 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मीनू जी से निवेदन है कि आप प्रथम अपनी बात रखें। सबको जय जी मीनू जिनेंद्र। जी, स्वागत है आपका। सबको जय जिनेंद्र। कैसे हैं सब लोग? होप अच्छे ही होंगे। एंड दीपक जी की ट्रेनिंग इतनी बढ़िया चल रही है और आप सबके चेहरे की जो हंसी है और जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि बहुत कुछ अच्छा सा सीखा है हमने। आज हम लोग एमपी में ही हैं, बुंदेलखंड विजिट पर आए थे, तो आज मेरे चेहरे पे एक मुस्कान है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो ट्रेनिंग के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे देखे हैं कि जो मेरे टीचर्स हैं उनको क्या सीख रहे हैं वो लोग। मैं बहुत कुछ बीच में नहीं बोलूंगी क्योंकि दीपक जी बहुत अच्छा बता रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और हाँ, बस एक बात की, जो छोटे छोटे हमारे विचार है, जो दीपक जी ने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि कब वो विचार कितना बड़ा बन जाए। लाइक छोटा सा पॉइंट कहाँ किस चीज को क्लिक कर दे तो हम नहीं उस चीज को कह सकते हैं। तो सबके लिए बस सबको ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही करते रहिए और बहुत आगे बढ़िए। इसी के साथ ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबको थैंक यू एंड जय जिनेंद्र एंड गुड लक। थैंक यू दीपक जी। धन्यवाद मीनू जी, धन्यवाद। आप आए, हमारा प्रोत्साहन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़ते रहिए हमारे साथ, हमेशा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। संजय सर अपनी जी बात बोले भैया। संजय बाबा, हमारे पास देखिए, समय अपनी गति के बढ़, फायदा हमारा ही है, इसका सदुपयोग करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक जी एवं उपस्थित समस्त हमारे सहपाठियों को। आदरणीय मीनू जी, आप सभी का जो सभी के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण, तो यह उत्तम से उत्तम कार्य है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना तो सब चाहते हैं, लेकिन कैसे पढ़ाना चाहिए इसका निर्धारीकरण होना बहुत आवश्यक है। इस कैंप के माध्यम से, इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपका यह जो सतत प्रयास है कि किस तरह से बच्चों को नवीनतम पद्धतियों का सहारा लेते हुए हमें पढ़ाना चाहिए, उनका अनुकरण करते हुए पढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि बच्चे विविध कौशलों के अर्जन के साथ साथ अपने शिक्षार्जन को सफलता के साथ अर्जित कर सके। ये बहुत उत्तम बात है। आज की यह जो कक्षा कहूँ या वेबिनार कहूँ या प्रशिक्षण कहूँ, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भले ही शिक्षक हैं लेकिन हम यहाँ एक बालक के रूप में या अध्ययन करने वाले के रूप में बैठे हैं, क्योंकि कलम हाथ में है और डायरी साथ में है। और आपके माध्यम से, आज जैसे दीपक जी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, तो इसमें एक पुरानी अनुभूति हुई कि किस तरह से हम पढ़ते रहे। पुनः धन्यवाद देते हुए आज मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो अनुशासन की बातें बताई, वास्तव में वह हमारे लिए एक अनुकरणीय है। क्योंकि मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ कि हम दूसरों के साथ तो यूँ चाहते हैं कि अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें, सारी चीजें फॉलो करें, बच्चे व्यवस्थित लाइन से जाएं। हम उन सब चीजों को फॉलो करने में ऐसा आ जाता है कि हम शिक्षक हैं, हम क्यों। लेकिन ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। बच्चों के सामने हम जो दिखाएंगे वो भी हम बच्चों को दे पाएंगे। जैसे मोबाइल की पैकिंग जितनी अच्छी आती है, उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन मार्केट में आए, उतना ही अच्छा व्यापार उसका हो पाता है। पैकिंग जैसी होगी वैसी ही आय हमारी होगी। हम बच्चों के सामने एक पैकिंग के रूप में होते हैं,
इसलिए हम बच्चों के सामने वो सारी चीजें प्रेजेंट करके दिखानी होती हैं जो बच्चों में हम देखना चाहते हैं। उनमें से अनुशासन एक आपने बहुत अच्छा बिंदु कहा था कि चरम बिंदु है अनुशासन, और इसको बहुत अच्छे महापुरुषों की भाषाओं में कहें कि अनुशासन सफलता की कसौटी है। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो अनुशासन हमारे लिए अनुकरणीय ही नहीं अपितु अनिवार्यतः अनुकरणीय है। यदि शिक्षक है तो, यदि शिक्षक अनुशासन प्रिय नहीं है तो वह अपने शिक्षकत्व की हत्या करता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को अनुशासन प्रिय होना अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। ये बात बहुत अच्छी लगी। एक चुनौतियों के संबंध में आपने बात कही थी कि अपनी चुनौतियों को आप चुनौती के रूप में लेकर के हतोत्साहित नहीं हो, अपितु चुनौती को अवसर के रूप में देखें। यदि हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं तो निश्चित है सफलता हमारे पास होगी, हमारे साथ होगी, कोसों दूर नहीं, हमारे बिल्कुल नजदीक समीपस्थ स्थित होगी। इसलिए हमें प्रत्येक चुनौती को, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, शिक्षण से संबंधित हो या हमारी शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, हमें उसको चुनौती के रूप में स्वीकार ना करके उसे एक अवसर के रूप में तलाशना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवसर हमें सफलता के नजदीक ले जाते हैं, चुनौतियां हमें हमारी सफलता से दूरियां स्थापित करती है, इसलिए हमें उन्हें अवसर के रूप। बहुत अच्छी बात लगी। और एक और बहुत अच्छी आपने बात कही थी कि संकल्प लेकर सफलता की ओर बढ़े। बहुत अच्छे अच्छे बिंदु आपने दीपक जी भाई साहब के दीपक जी गर्ग जो कि नोएडा से जुड़े हुए हैं, हमारे आज के प्रशिक्षक हैं, आपके मुखारबिंद से श्रवण किए। संकल्प लेकर के सफलता की ओर बढ़े। यदि हम सफल होना चाहते हैं, अभी कल के ही दिन हम सबने देखा है कि हमारे जैन समाज में से 11 बालक बालिकाएं सिविल जज के रूप में चयनित हुए हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा चयन उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त हो, लेकिन वो सफलता ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी जब तक दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, एक संकल्प निर्धारित हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होगा, तब तक सफलता की हमें प्राप्ति नहीं होगी। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो वो मस्तिष्क में हमारे निर्धारीकरण होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो यह बहुत अच्छा बिंदु आपने हमारे लिए शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में बताया कि पहले हम स्वयं निर्णित हो कि हमें बच्चों के बीच में जाके करना क्या है। क्योंकि प्रत्येक अध्यापक ऐसा होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं अपने आप को ऐसा मान लूं कि नहीं मुझे अच्छा लगता है तो मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खड़ा कर दूं। एक कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग बात है। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ ये बात कहना आपकी मुझे जो प्रतीत हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ रहें, लेकिन कैसे रहें कि आप उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने दृढ़ विश्वास के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ या संकल्प के साथ, मजबूती के साथ वहां खड़े हो। ओवर कॉन्फिडेंस आपका वहां नहीं हो। बच्चों के सामने भी ओवर कॉन्फिडेंस हमारा देखने में आता है तो हम अपनी बात स्पष्ट तरीके से बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां हमारे मन में बच्चों के सामने अच्छा बनने की भावना हो जाएगी, बच्चों से अपनत्व हमारा स्थापित नहीं होगा। इसलिए हम बच्चों के सामने दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे और वो संकल्पबद्धता हमारे स्वयं में रहेगी तो निश्चित है बच्चों को 101% दे पाने में समर्थ होंगे, बच्चे हमसे संतुष्ट होंगे। इस प्रशिक्षण के ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हम इनको यदि सकारात्मकता से लेते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं और पॉजिटिव पॉइंट से नहीं लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें, 45 मिनट हमारे चले, जबकि ऐसा नहीं है। एक एक पॉइंट में बिल्कुल ऐसी ताकत है, उस मजबूती है, आधार को इतना मजबूतता प्रदान करते हैं। यदि हम गहराई से इनका विचार करें, मंथन करें, क्योंकि शिक्षक हैं तो निश्चितता हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सफलता प्राप्त होती है। क्यों? हमारे मन को मजबूती प्रदान करता है। बहुत सारे बिंदु है, मैंने समय अधिक लिया है, क्षमा चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा दीपक जी आपसे जुड़ करके। हम चाहेंगे कि आपका व्यक्तिगत हो और हम आपसे इसे ही जुड़ते हुए लाभ प्राप्त करते रहें, ऐसी भावना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति की दीपक जी आपने, और अवश्य हम आपके साथ हमेशा ही जुड़े रहेंगे, जुड़े रहना चाहेंगे और हम जितना भी लाभ समाज को दे सकते हैं अपने माध्यम से अवश्य देंगे। तो जैन शिक्षा समृद्धि का उद्देश्य हमेशा से है, हम पिछले जब से स्थापना हुई है करीब जब से ही जुड़े हुए हैं JSS सर, और हमने बुंदेलखंड में बहुत सारी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी की हुई हैं। तो अभी तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़े। तो एक सुंदर एक आप सभी के लिए अनाउंसमेंट भी है, शायद अभी सभी लोगों ने ग्रुप में देखा होगा। अभी अवकाश चल रहे हैं तो हमें अपनी कला को निखारने के लिए, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सुंदर जो इनिशिएटिव पहले भी लिया जा चुका है, दोबारा शुरू हो रही है क्लासेस, जो हॉबी फॉर हैप्पीनेस क्लासेज है। तो आप सभी अवश्य उसके अंदर अपना एनरोलमेंट कराइए। लिंक आप सभी के पास आया हुआ है। उसके अंदर 5 तरीके की क्लासेस चलने वाली हैं, जिसमें ड्राइंग्स भी सिखाएंगे, जिसमें हैंडीक्राफ्ट भी सिखाएंगे, जिसमें म्यूजिक भी सिखाएंगे, जिसमें एंकरिंग भी सिखाएंगे और जिसमें योगा भी सिखाएंगे। और सबसे सुंदर बात पता है क्या है?
एक दिन में एक क्लास चलेगी, तो आप पांचों के पांचों क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप एक भी कर सकते हैं, एक आप किसी भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। आप योगा भी सीख सकते हैं, आप हैंडीक्राफ्ट भी सीख सकते हैं, आप म्यूजिक भी सीख सकते हैं। म्यूजिक सिखाने वाले सर हैं ज्वलन सर, और वर्ल्ड लेवल के वो ड्रमर हैं, और यूएस और बहुत फॉरेन कंट्रीज में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी हुई है, और बड़े बड़े मूवीज में काफी काम किया हुआ है। तो अभी उनकी बातें करेंगे तो लंबा चला जाएगा। और हमारे साथ पुष्कर जी हैं, वो एंकरिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने विश्व स्तर पे किया हुआ है। तो वो हमें आकर सिखाते हैं कि कैसे हमें एंकरिंग करनी है। तो हम यही तो चीजें बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, पहले हम सीखें, फिर बच्चों को सिखाएंगे मंच संचालन कैसे करना है, छोटे छोटे कार्यक्रम स्कूल में करते हैं वो कैसे संचालित करें बच्चे। हम हैंडीक्राफ्ट सिखाना चाहते हैं, तो बहुत ही सुंदर दीपा जी सिखाती हैं, बहुत सुंदर तरीके से सिखाती हैं, और वेस्ट से इतने सुंदर तरीके से बनाना सिखाती हैं कि पिछले साल दिवाली पर बच्चों ने उसका मेले में भी आयोजन किया था, और बहुत सुंदर उनको प्राप्ति हुई थी मंदिर जी के अंदर, और बड़ी प्रशंसा हुई थी। और ड्राइंग सिखा सकते हैं, और ड्राइंग तो वर्ल्ड क्लास ड्राइंग सिखाते हैं। और जो भी योगा सिखाने वाले हैं, सुबह क्लासेस चलेंगी। तो आप सभी अवश्य ही इस सुंदर सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। जेएसएस के माध्यम से ये हो रहा है। और इसमें एक और बस छोटा सा एक पार्ट है, हमें हर एक्टिविटी के लिए 500 रुपीज डिपॉजिट करने हैं, वो रिफंडेबल हैं। जैसे ही वो आप क्लासेस पूरी करेंगे तो वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ये हमको संकल्पवान बनाने के लिए जेएसएस एक्चुअली ले रहा है कि हमने जब मनी डिपॉजिट किया है तो हमें ध्यान रहेगा कि हाँ, हमें क्लासेस करनी आवश्यक है। तो जेएसएस क्या करेगा, ये 500 रुपए वापस करेगा, और हमें गिफ्ट भी देते हैं पूरा करने के बाद, उस कला से संबंधित कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, और हमें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है पूरा करने का। और हम इसको अपने आसपास के बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हैं, और हम अपने स्कूल में भी प्रयोग कर सकते हैं सारी विधाएं। तो ये इतनी सुंदर विधाएं हमें घर बैठे सीखने के लिए मिल रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव, और हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव है, गौरवान्वित करने का अनुभव है। तो हम सभी से आशा करेंगे आप सभी इसमें अवश्य कीजिए, क्योंकि हमें जब हम बचपन के जीना शुरू करते हैं ना, तो देखिए रचनात्मकता कैसे आती है। आप कभी ना वापस अभी बचपन में जाना चाहेंगे ना, तो वो ऑरेंज की कैंडी जो छोटी सी खाते थे ना, ऑरेंज वाली टॉफी, वो खा के ना आंखें बंद करके एंजॉय करिए। वो जो गोला खाते थे ना काला खट्टा वाला, वो डाल के मुंह में ना एंजॉय करके देखिए, बचपन की सारी वो सुंदर यादें वापस आ जाएंगी। जीवन फिर से एक बार आपको ना सुनहरा और सुंदर लगने लगेगा। तो वो बच्चा हमेशा जिंदा रहना आवश्यक है। तो ये सुंदर अवसर हमें हॉबी फॉर हैप्पीनेस क्लासेस के माध्यम से मिलने वाला है। तो हमें अवश्य जुड़ना है, आप सभी उसमें अपना एनरोलमेंट कराइए। यही एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए था। तो आगे हम सभी को नियत कार्य मिल रहे हैं, प्रतिदिन हमें वो करने हैं, और आप बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उस नियत कार्य को कर रहे हैं। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं, और हम सभी, आप अपने लिए क्लैपिंग अवश्य कीजिए, और मैं आपके लिए क्लैपिंग कर रहा हूँ। और इतना आप डिटेलिंग में जाकर बातें बता रहे हैं, तो इतना सुंदर, हमें पढ़ने में आनंद आ जाता है, हमारे भी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि हम ये चीजों को देखने का नजरिया भी अलग, ऐसा भी हो सकता है। तो एक दूसरे से सीखना और सिखाना ही तो है जीवन में, मजा जब भी आता है, आनंद जब भी आता है। तो हम आशा करेंगे ना अगली बार जब हम मिलने वाले हैं सभी लोग, तो आप सभी ना पार्टिसिपेशन जरूर कीजिएगा, आप अपने प्रश्न जरूर कीजिएगा, आप अपनी जिज्ञासाएं जरूर रखिएगा। आदरणीय भाई साहब, ये निवेदन करना चाह रहा था मैं, आप जो ये पीपीटी से प्रेजेंटेशन करते हैं, पीपीटी हम सबको प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हो सकते हैं क्या? ग्रुप प्रोजेक्ट के मैसेज आते हैं, तो जिस दिन जो प्रशिक्षण आपके माध्यम से प्राप्त होता है, ये जैसे ही जी दीपक जी, जैसे ही अब ये पूरा होगा वेबिनार, आपके ग्रुप में ये पीपीटी पहुंच जाएगी। तो हमेशा जितनी भी बार जैसे ही ये प्रशिक्षण होता है, उसकी पीपीटी शेयर कर दी जाती है सभी के साथ, है ना। और आपको एक फीडबैक फॉर्म भी आएगा, जिसके अंदर फीडबैक हमें देना होता है, हमने क्या सीखा वो, और हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपके मन में कोई विचार है, आपके पास एक मौका और है अभी, आप उस फीडबैक फॉर्म में अपने विचार लिख सकते हैं कि इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या और ऐड किया जा सकता है, इसको बेहतर बनाने के लिए वेबिनार को और हम क्या कर सकते हैं। आपके पास पूरा मौका है। तो जेएसएस हमेशा स्वागत करता है सभी के विचारों का, और सम्मान करता है, और जितने भी आप विचार भेजते हैं उसके ऊपर रिव्यू मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग में डिस्कशंस होते हैं सभी के पॉइंट्स, और जब भी जिन भी लोगों ने विचार भेजे हैं उनको हम फिर बताते भी हैं कि आपका ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो ये आप फीडबैक फॉर्म में आप अवश्य लिखिएगा, और खुले दिल से लिखिएगा, बिल्कुल
इसमें कभी ये मत सोचिएगा कि हमें खराब नहीं लिखना, आप जितना जैसा भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, उसका स्वागत है। तो ये पीपीटी हम अभी आपके साथ साझा देंगे ग्रुप में, फीडबैक हम आपके पास आएगा। नियत कार्य आपके पास प्रतिदिन आ जाते हैं, उनको आप अवश्य कीजिए, क्योंकि हम करके ही सीखते हैं। अभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पारंगत हो सकते हैं। जीवन में सफल होने का एक ही मंत्र है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। उसके अलावा कोई मंत्र किसी भी जगह किसी भी पुस्तक में लिखा नहीं है। अगर अभ्यास करते हैं तो पारंगत हो सकते हैं, अदरवाइज कोई और तरीका है नहीं जीवन में। यही हम बच्चे के अंदर लाना है, यही भावना बच्चों के अंदर लानी है। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, संकल्प लीजिए, लक्ष्य निर्धारण कीजिए और अभ्यास कीजिए हर सब्जेक्ट में, विषय में, और उसको समझने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट समझिए, रटिए मत, उसमें वो कहना क्या चाह रहा है, उसका भावार्थ क्या है, उसको करने का लाभ क्या है, जो हम ये सीख रहे हैं। ये जब बच्चों के अंदर भावना हमने डाल दी तो फिर हम एक सफल शिक्षक हो जाएंगे। हमें शिक्षक होने के नाते गर्व का अनुभव होगा। आज हम जो आपके सामने बैठे हैं, ये बहुत सारे महान शिक्षकों की मेहनत का नतीजा है, जो हम आप सबके सामने बोलने के लायक हो पाए, है ना। वो किन्हीं महान शिक्षकों ने हमारे जीवन में योगदान दिया होगा। हम उनको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं और दिल से उनको प्रणाम और अभिवादन करते हैं, हमेशा याद रखते हैं उन शिक्षकों को, है ना। तो ये जब ऐसे हम शिक्षक बन जाएं कि हमारे बच्चे उन्हें हमें याद रखें, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो हम समय हमारा अधिक हो गया है, हम अपनी वाणी को विराम दें। और मेरी भावना हम लोग, कौन करना चाहेगा मेरी भावना? संजय, आप करना चाहेंगे क्या? हम शेयर कर लेते हैं आपके साथ। जी, मेरी भावना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। दीपक जी गाँव हैं क्या? जिसने मेरी भावना पढ़ना है ना अपन को। जिसने राज देश कामा दिखे, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हेलो, शुरू से पढ़ना है कि अंतिम वाला पढ़ना है? पूरा पढ़ना है। जिसने राग देश कामादि, शुरू से। जिसने राग देश कामादिक जीते तब जग जान लिया, अब जीवों को मोक्ष मार्ग का नित्य तय हो उपदेश दिया। वो गिरजन हर हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। से प्रेरित हो यह चित्त उसी में ली। धन्यवाद। प्रथम 4 पंक्ति आवाज आ रही है मेरी? जो नित्य दिन तत्पर रहते, दोबारा शेयर करेंगे आपके साथ। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट कट के आ रही है मेरे को। पूर्ण हो गया, मेरी भावना पूर्ण हो गया। चलिए, इसी के साथ बहुत ही सुंदर मंच के साथ आपको प्रणाम करते हुए और आप सभी को अभिवादन करते हुए हम ये सत्र समाप्त करते हैं। और आप सभी फीडबैक अवश्य दीजिएगा और नियत कार्य कीजिए और मिलते हैं अपने ग्रुप पर। सभी को शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र।